मार्केट का रिस्क जब आएगा, मिड कैप कब आउट परफॉर्म करते हैं? जब आपकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो। अगर इंडेक्स में एक लेवल के बाद डाउन साइड ओपन हो जाती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप फिर आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप का आउट परफॉर्मेंस करने का तरीका तब होता है जब आपको एक ये ना दिख रहा हो कि ये दिख रहा हो कि भाई निफ्टी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस भी हो कि निफ्टी क्रूशियल लेवल्स नहीं तोड़ रहा है। तो अब तक हमारे पास ये कॉन्फिडेंस था कि चाहे जो भी हो निफ्टी 24,700, 24,750, 24,800 ये नहीं तोड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से लास्ट 2 दिन में आप वापस इसको टेस्ट कर रहे हैं, अगर 24,700 टूटा और अगर आपने फिर 24,400 की तरफ अगर आप बढ़े, फिर ये मिड कैप का ब्रेवाडो चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। मैं क्विकली निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल बता देता हूँ वैसे, क्योंकि वो रह गया था। देखिए निफ्टी में इस समय जो ट्रेड चल रही है वो है गिरावट में खरीदारी और रैली में बिकवाली, दोनों में बेसिकली पैसा बना है। और जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक आपको लोस पर खरीदना है और हाइस पर बेचना है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। 24,700 के नीचे या फिर 24,950 के ऊपर, यहाँ पर अगर आप निकले तभी आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, निफ्टी बैंक में क्लियरली आज एक साबित होगी बात कि 56,000 अब इतनी आसानी से वापस नहीं टूटेगा। और 55,500 ये लो भी बहुत क्रूशली इंटैक्ट है। तो एक अब ये कहना आसान है लेकिन इसको ट्रेड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सुबह देखिए कैसे वर्टिकल रैली आई और उसके बाद उसी तेज़ी से वर्टिकल डिक्लाइन आई, ऑलमोस्ट एक ए टाइप का कर्व बना और उसके बाद मार्केट उसी रेंज में फ्लैट है। पहले एक बड़ी रेंज में ट्रेड आई, उसके बाद एक छोटी रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो बेसिकली एक रेंज है 55,500 से लेके 56,000 तक की बीच की। वीरू गुड आफ्टरनून। और सुबह हमारी बात हो रही थी कि थोड़ा सा अभी मार्केट जो है तंग करेगा आपको, और ये ग्लोबल मार्केट का जो पेन आया ये उस टाइम पर आया जब हमारी मार्केट एकदम एक तैयार थी एक सॉर्ट ऑफ ब्रेकआउट के लिए। बिल्कुल, सुबह अनुज बात यही हो रही थी। और आज तो अनुज आईटी का साथ भी नहीं है, तो लग रहा है अनुज कल एक्सपायरी भी है, हम इस रेंज में वक्त गुजारते हैं। और एक और चीज़ अनुज, मतलब वो जो फियर ऑफ एक फुल फ्लेज अटैक फ्रॉम यूएस, क्या वो 1-2 दिन हमको ऐसे स्केप्टिकल मोड में रखेगा? क्या पॉसिबल चांसेस हैं? हाँ, पॉसिबल हैं इसके चांसेस वीरू, क्योंकि देखिए जो कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं वो जो G7 छोड़कर भागे और भागे G7 छोड़ के गए तो उसके बाद उन्होंने वो जो डाला था, वो मैक्रोन का बहाना लेकर उन्होंने डाला था कि वो उन्हें कुछ नहीं पता, एक मैं सीज फायर के लिए थोड़ा ना आया हूँ, कुछ उससे बहुत बड़ा होने वाला है। और उसके बाद जो आज सुबह उन्होंने जो सुबह सुबह आज डाला था ना उन्होंने, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि आप चाहे, अब हमारे इसमें मत डिफरेंट हो सकते हैं, किसी का कुछ और व्यू हो सकता है, किसी का कुछ और व्यू हो सकता है। अब आपका व्यू ईरान को लेकर कुछ और हो सकता है, या आपका व्यू किसी और नेशन को लेकर कुछ भी हो सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक सॉवरेन लीडर के लिए जिस तरीके से उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की थी कि हम जब चाहे मार सकते हैं, वो लिटरली उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, लेकिन हम अभी नहीं करना चाहते। वो मतलब जो भी है एक प्रेसिडेंट को मुझे नहीं लगता कि शोभा देता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सबको पता है कि वो किस तरीके की पर्सनालिटी है। तो ये आई थिंक अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला है। और ये चीज़ तो पहले दिन ही क्लियर हो गई थी कि ये लड़ाई इजराइल की नहीं थी, ये इजराइल ईरान तो एक हमने सिर्फ एक बहाना मिल गया था। ये लड़ाई तो असल में यूएस और ईरान की है। तो ये अब यूएस फ्रंट फुट पर आ गया। पहले अब तक सिर्फ इजराइल के थ्रू लड़ाई हो रही थी, अब यूएस फ्रंट फुट पर आ गया। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा मार्केट के ऊपर शायद प्रेशर डालेगा। हाँ, चलिए श्रेया के पास चलते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए और साथ ही साथ कार्यक्रम का क्रम। श्रेया। बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से मार्केट निफ्टी स्पेशली आज गिरा है, तो मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत की जाए। कौन से स्टॉक्स पर ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया, कहाँ पर गिरावट हावी होती हुई नजर आई आपके स्क्रीन पर इस वक्त? आप देखिए हिंजिंग TCS पहले, क्योंकि आज यहाँ पर बिकवाली हावी होती नजर आ रही है पूरे आईटी स्पेस में, तो 1.5% से ज़्यादा टूटा। ये अडानी पोर्ट्स यहाँ पे मुनाफा वसूली 1.5% से ज़्यादा। नेस्ले इंडिया FMCG में भी पेन है 1% से ज़्यादा, और HUL में भी गिरावट देखने को मिल रही है 1.25%। कुछ और स्टॉक हिंजिंग जिसकी मैं बात कर रही थी 6.5% टूटा, डिस्काउंट पर ब्लॉक डील के खबर के बाद ये गिरावट देखने को मिली। मैक्स हेल्थ के 3.5%। बायोकॉन शानदार पिछले कुछ सत्रों से कर रहा था ये, लेकिन आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। और जिंदल स्टेनलेस स्टील 2.5%, ये भी टूट कर रहा है कारोबार। लेकिन कुछ स्टॉक्स ने संभालने की भी कोशिश की। इंडसइंड बैंक शुरुआत से ही आज ये स्टॉक तेज है। नोमरा की रिपोर्ट थी काफ़ी बुलिश रिपोर्ट, और RBI की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल ने इसको बूस्ट दिया।
ट्रेंट इस पे भी रिपोर्ट थी काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेजेस की, तो यहाँ पे भी 1.5% की उछाल देखने को मिला। मारुति सुजुकी एक स्पेस ऑटो स्पेस आज फोकस में, यहाँ पर मजबूती कायम है अभी भी, तो ये 1.25% के करीब चढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। आयशर मोटर्स भी लगभग 1% से ज़्यादा चढ़कर कर रहा है कारोबार। कुछ और काउंटर्स, आरबीएल बैंक चढ़ गया 4% से ज़्यादा। एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पे भी सुबह खबर थी, ब्रोकरेजेस यहाँ पे भी बुलिश 3% से ज़्यादा की बढ़ोतरी, एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने स्टोर्स के, एक पॉजिटिव ट्रिगर है। बंधन बैंक 3% से ज़्यादा, और पेटीएम में भी खरीदारी होती हुई नजर आई। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हो, आपको क्रम समझाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जुजित इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, आशीष कयाल और विकास सालुंखे जी से। 2:15 पर दीपाली राणा बताएंगे आपको ऑटो शोरूम में तेजी क्यों है। 2:25 पर मंगलम मालू बताएंगे डीमार्ट में तेजी क्यों आई है। 2:30 यतिन मोता बताएंगे आपको एक्सपायरी दिन बदलने से 20 पर क्या असर पड़ेगा। 2:35 पर मनीषा गुप्ता बताएंगी चांदी में रिकॉर्ड तेजी क्यों है आकर। 2:45 पर रोहन नए फास्टैग और टोल सिस्टम पर खास डिटेल लेकर आएंगे। साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जोड़ेंगे प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर अनुजी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 में लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके चलिए शुरुआत करते हैं। एक काम करते हैं स्ट्रैटेजीज पर। ऐसे पहले मैं 2 स्टॉक्स की बात करना चाह रहा था। एक बार इंटरडे लेकर आइए 2 स्टॉक्स का। पहले लेकर आइए आप DLF का चार्ट इंटरडे में। और DLF देखिए आज सुबह एक्चुअली जब हम बिग स्टॉक्स की बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी कि मैं इसको इंक्लूड नहीं किया था मैंने बिग स्टॉक्स में, लेकिन मेरी फीलिंग थी कि आज ये जहाँ खुलेगा वहीं से बस इसमें मुनाफा वसूली आएगी, क्योंकि ये न्यूज़ मार्केट में थी काफ़ी समय से। और कई बार ऐसा होता है कि बाय ऑन रिमोर सेल ऑन न्यूज़, और देखिए सुबह जहाँ खुला वहीं इसने टॉप लगाया और वहाँ अगर आपने लिया तो आप फंस गए। दूसरा स्टॉक जो है वो है बायोकॉन। एक बार बायोकॉन देखिए आप, और बायोकॉन में मुझे लग रहा है लोग बुरे फंसे हैं, लंबे फंसे हैं यहाँ पर, क्योंकि कल भी स्टॉक डे लो पर बंद हुआ था और आज भी स्टॉक अभी डे लो पर आ गया। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस समय लोग बुरे फंसे हैं। और ये थोड़ा सा कंसेंसस आई थिंक बुलिशनेस, या कई बार ऐसा हो जाता है ना थोड़ा सा चीयर लीडर्स का हो जाता है, उससे थोड़ा सा एक इम्पैक्ट पड़ता है इन स्टॉक्स पर। यहाँ पर आज थोड़े से आपको पेन दिखाई देगी। चलिए पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। गुड आफ्टरनून गावा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगा आपका। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है M&M फाइनेंशियल सेल साइड, और ट्रेड करेगा 265 के आसपास। मेरी ख्याल से अगर 267 का स्टॉप लगा चले, 2-2.25 है। डाउन साइड 260 पॉसिबल है, 260। तो M&M फाइनेंशियल शॉर्ट। ओके M&M फाइनेंशियल्स 264 पे M&M आपका शॉर्ट हो गया। M&M फाइनेंशियल्स माफ कीजिएगा फुल में। विकास गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा बाय साइड रहेगा भारतीय एयरटेल। मैंने लास्ट वीक में भी मेंशन किया था, एक ही रेंज में अभी भी वो पकड़ के रखा है। 1830 का स्टॉप लॉस यहाँ पे भारतीय एयरटेल में लेके चलना है। ऊपर में 1920 1930 के टारगेट अभी भी इंटैक्ट मुझे अभी भी लग रहे हैं, और अभी भी 1860 का जो इम्पोर्टेंट जोन है वो अभी भी पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे भारतीय एयरटेल पे बाय कॉल रहेगा, ऊपर में 1930 के टारगेट के लिए, और नीचे में 1830 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, भारती एयरटेल अच्छे मोमेंटम के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। राजेश सातपुते जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं, बाय या सेल? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मैं बाय साइड का ट्रेड लूंगा। आयशर मोटर बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। क्लस्टर का सपोर्ट था 10-20 DMA का, और 50 DMA का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पे बन रहा है। तो आयशर मोटर में एक कन्विक्शन बन रहा है कि जब तक ये 5,400 का लेवल मेंटेन करेगा तब तक कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करेक्शन में मैं 5,400 के ऊपर आयशर मोटर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस होगा 5370, 5,370। और जो स्विंग का टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 5,500 से लेके 5,550। सो आयशर मोटर इज अ बाय। आयशर मोटर इज अ बाय। ये हुई राजेश सातपुते जी की पिक। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए एयू बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 500 रुपए से हम हाई टॉप साइड बॉटम बनते हुए देख रहे थे। करीब 4-5 दिन से हमने कंसोलिडेशन देखा, और ये कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। आज हमें एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो एयू बैंक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 784 ये कैश लेवल्स है, 784 का स्टॉप लॉस लगाना है। 815 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 815 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो इसमें 800 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 10 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 6 रुपए 90 पैसे, 6 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है, और 17 रुपीज 50 पैसे के टारगेट सेट करने हैं। ओके एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका जिक्र मैं कर रहा था कुछ देर पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर इसका।
8:15 का लक्ष्य यहाँ पर। आशीष कयाल जी अब हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए इस वक्त का जो मेरा ट्रेड है वो है एम्बर एंटरप्राइजेज में। यहाँ पर काफी समय से कंसोलिडेशन चल रहा था। लग रहा है कि एक ट्रायंगल है, इसका एक ब्रेकआउट आना चाहिए अभी ऊपर की ओर, और वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हो चुके हैं। तो एम्बर एंटरप्राइजेज पे ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ऊपर में जो टारगेट है करीबन 7,200 के देखे जा सकते हैं, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो है करीबन 6,520 का। 6,520 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी गिराई एम्बर एंटरप्राइजेस में, डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार। तो अभी तक बस एक सेल साइड की ट्रेड आई गावस्कर की तरफ से M&M फाइनेंशियल। साथ ही आप बात करें विकास जी ने भारतीय एयरटेल को खरीदारी की राय दी है। राजेश जी कह रहे हैं आयशर मोटर्स उनको पसंद आ रहा है, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। मानस जी स्मॉल फाइनेंस बैंक, और आशीष जी जो कि भी हमने डिस्कस किया एम्बर एंटरप्राइजेस उनको पसंद आ रहा है, बाई की कॉल वहाँ पे। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, प्रणाम। और आप बताएं कि जिस तरीके से मूड माहौल देखने को मिल रहा है मार्केट में, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा? धन्यवाद श्रेया जी, आपको और सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। विकल्प देने से पहले बताना जरूरी होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति हम बता रहे हैं लंबी अवधि के लिए, वो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, उसमें ना ही हमारी कंपनी जियोजित या मेरा कोई निजी निवेश या फिर वित्तीय लाभ है, और ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी प्रकार से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। विकल्प के रूप में एनबीएफसी सेगमेंट में दिग्गज कंपनी जिसके शेयर के बोनस और स्प्लिट को लेकर के विभाजन हुआ था, बजाज फाइनेंस। श्रेया जी, अगर आप देखें तो जो विभाजन हुआ उसके पश्चात मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके अब लोगों की रुचि और बढ़ रही है निवेश करने के लिए। और जिस प्रकार के इनके कारोबार है शहरों में तो है ही, लेकिन ज्यादातर योगदान मेरे ख्याल से आने वाले समय में ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण और छोटे और मझौले शहर में से आएगा। तो लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर बजाज फाइनेंस पे खरीदारी की जाए। ओके, बजाज फाइनेंस में खरीदारी की राय है लंबे अवधि के हिसाब से। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और आज की ट्रेड्स पूरी हुई। अब मार्केट्स में ज़्यादातर सेक्टर में कमज़ोरी है, लेकिन ऑटो में सुबह से शानदार तेज़ी है फर्राटा रफ्तार के साथ। सुबह तो खैर बहुत ही तेज़ी थी, अभी भी सेक्टर ग्रीन में है, जबकि बाकी पूरी मार्केट रेड में आ गया है। दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या रहे ट्रिगर्स। दीपाली, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और अगर हम ऑटो स्टॉक्स की बात करें तो रिसेंटली कंसर्न्स डिमांड को लेकर ही रहे, लेकिन आज जो एक एक्शन बना है या फिर जो पॉजिटिव स्टांस पूरे ऑटोज़ को लेकर देखने को मिला, उसके पीछे एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर मॉनसून का ही है। अबव एवरेज मॉनसून की जो बात हो रही है उससे सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा इनफैक्ट जो रबी क्रॉप रही रिसेंटली वो काफ़ी अच्छी हार्वेस्ट हुई, तो रूरल बाइंग रिवाइव होते हुए यहाँ पर दिखाई देगी। अगर शादियों के सीज़न की बात करें तो इस बार पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा अच्छे मुहूर्त हैं, ज़्यादा मुहूर्त हैं तो ज़्यादा शादियाँ होंगी, ये एक्सपेक्टेशंस है, जो कि 2 व्हीलर या फिर एंट्री लेवल 4 व्हीलर डिमांड को बूस्ट करते हुए दिखाई देगी। इतना ही नहीं, आरबीआई ने भी जो 6 महीने से कम समय में रेपो रेट में 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है, वो भी डिमांड को फर्दर बूस्ट करने में मदद करेगी, ना ही सिर्फ रूरल मार्केट में बल्कि मेजरली अर्बन मार्केट्स में भी। इनफैक्ट ट्रैक्टर सेगमेंट अगर हम देखें तो वहाँ पर मोमेंटम ऑलरेडी रिकवर हमने होते हुए देखा पिछले कुछ मंथ्स के सेल्स नंबर्स में, जो कि आगे फर्दर पिकअप होते हुए दिखाई देगा। 2 व्हीलर्स की डिमांड यहाँ से फर्दर इंप्रूव होते हुए दिखाई दे सकती है। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो सकती है, साथ ही साथ सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकते हैं। इस कारण की वजह से यहाँ पर हमने सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे हैं। इनफैक्ट अगर आप मई मंथ के सेल्स नंबर्स देखेंगे तो जो पॉजिटिव हाईलाइट्स रही उनको हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर सेगमेंट है, वहाँ मार्केट शेयर इंक्रीज होते हुए देखा है हमने 3 से 6% तक। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में हालांकि अभी भी डिस्काउंट्स हैं, ज़्यादातर ब्रोकरेज मानते हैं कि डिस्काउंट्स यहाँ से फर्दर कंटिन्यू होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे, ट्रैक्टर सेगमेंट हुआ, 2 व्हीलर सेगमेंट हुआ, एंट्री लेवल कार्स हुई, यहाँ पर शायद थोड़ी सी बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। इनफैक्ट अगर आप एक्सपोर्ट नंबर्स देखेंगे तो उसने काफ़ी सपोर्ट किया है रीसेंट सेल्स नंबर्स को। एक्सपोर्ट डेटा आप देखिए, मेका मारुति के एक्सपोर्ट्स में 79% की ग्रोथ रही, बजाज के एक्सपोर्ट में हमने 22% की ग्रोथ देखी, टीवीएस के एक्सपोर्ट्स में 22% की ग्रोथ रही, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी हमने एक्सपोर्ट्स में 20-21% की ग्रोथ आते हुए दिखाई दी। तो एक्सपोर्ट्स तो बेहतर कर ही रहे हैं, लेकिन अब डोमेस्टिक ग्रोथ भी यहाँ से फर्दर इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी इन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। यही कारण है कि पूरे स्पेस में बायस पॉजिटिव बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, शुक्रिया दीपाली। तो पूरे स्पेस में मोमेंटम काफ़ी शानदार है इस समय। अगर आप देखें तो पूरी की पूरी स्पेस। राजेश सातपुते जी, ऑटोज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट किसका है? देखिए अनुज, आयशर का एक स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ऑलरेडी वो डिस्कस हो चुका है, लेकिन और एक चार्ट है जो मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है, दैट इज मारुति।
हालांकि ऊपर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ है, लेकिन आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो लॉन्ग बिल्टअप है, 12,700 के ऊपर बायस पॉजिटिव है। तो जो भी डिप मिल रहा है इसमें मारुति बाय करे 12,600 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है इवेंचुअली इसका टारगेट होगा करीबन 13,000। 13,000 जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, एक बार के लिए टेस्टिंग होगा। सो आइशर एंड मारुति बोथ लुक्स गुड टू मी। ओके, मारुति सुजुकी बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल आप यहाँ पे अपना सकते हैं। ये पूरा सेक्टर आज फोकस में, और सुबह तो शानदार रैली के साथ कामकाज कर रहा था, अभी थोड़ा सा फिसला है। गौरांग जी, आपने दीपाली को सुना होगा, ऑटो स्पेस से ट्रिगर्स बताए उन्होंने। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को? यहाँ से कोई बेहतर पिक आपको नजर आ रही है? श्रेया जी देखिए, बेहतर मेघराज का आशीर्वाद जिस प्रकार से अनुमान मौसम विभाग ने दिया है, तो मेरा ये मानना है कि इस बारी जो सहारा मांग को लेकर के मिलेगा वो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से ज्यादा होगा। चाहे वो 2 पहिया हो, 3 पहिया हो, एंट्री लेवल चौपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी हो, या फिर ट्रैक्टर, एग्री इक्विपमेंट्स और इवन यूटिलिटी व्हीकल्स। तो उस तर्क के आधार पर एक शेयर, ऐसे तो काफी सारी पसंद है हमारी टीम की तरफ से, लेकिन एक कंपनी जिसके पास बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट प्रोफाइल है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। और दोपहिया वाहन कंपनियों में हमें लग रहा है कि एक शानदार रुझान टीवीएस मोटर्स ने निरंतर आपके और हमारे समक्ष रखा है। तो ऐसे विकल्प बहुत है, लेकिन टीवीएस मोटर एक बेहतर विकल्प है। टीवीएस मोटर्स आज बहुत स्ट्रांग मूव, यहाँ पे पैटर्न काफ़ी अच्छी खासी थी और उसी के मुताबिक इसने रिएक्शन दिया। कुछ वीकनेस वाले कैंडिडेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे वीकनेस आ रही है, और वो वीकनेस जो है वो शॉर्टिंग या फिर नेगेटिव साइड पर ट्रेड खेलने लायक है। एक बार जरा टाटा मोटर्स को लेके आएंगे आप प्लीज़। टाटा मोटर्स ऑल पुट्स ए डे हाई, और ये करीब 668 पर। सुबह इनफैक्ट मेरी टीम में भी था, ये तर्क यही था कि कल तो इसने प्रेशर को झेल लिया, हालांकि कल नेगेटिव था बट परसों का लो नहीं टूटा था। बट आशीष ख्याल जी, ये स्ट्रक्चर ब्रीच बेस को कर रहा है, और ये पेन इसलिए भी और ज़्यादा लग रहा है क्योंकि एक आज M&M स्ट्रॉन्ग है, आज मारुति स्ट्रॉन्ग है, बजाज ऑटो स्ट्रॉन्ग है, आज टीवीएस मोटर स्ट्रॉन्ग है, और आप बेस तोड़ के ट्रेड कर रहे हैं, आप सारे एवरेजेस को तोड़ के ट्रेड कर रहे हैं, आपके कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं। आपका टाटा मोटर्स पे व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, टाटा मोटर्स पे जस्ट एज अ डिस्क्लेमर, हमारा लॉन्ग होल्डिंग है पोजीशंस, और यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो प्रेशर बना हुआ है बिल्कुल वीरो, क्योंकि ओवरऑल लास्ट 4 से 5 दिन में ये स्टॉक ने प्रीवियस हाई के ऊपर बंद नहीं दिया है, तो उससे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर बना हुआ है। गुंजाइश है कि स्टॉक करीबन 650 के लेवल्स तक नीचे में जा सकता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया 650 का, और वहीं पे अराउंड 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी आता है। तो 650 के आसपास से अगर पॉजिटिव रिवर्सल मिलता है तो बाय की राय होगी 650 के पास, और शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर कोई प्ले करना चाहते हैं तो 650 लेवल्स तक प्ले कर सकते हैं सेल, और ऊपर में जो स्टॉप लगाना होगा वो करीबन है 685 लेवल्स का। ओके, बिकवाली की राय, टाटा मोटर्स में डे लो पे कर रहा है कारोबार, और बड़ा कारण JLR की स्थिति को ही बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप टाटा मोटर्स में अपनाएं। और एक और स्टॉक की बात करते हैं। देखिए, आज एवेन्यू सुपरमार्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 4% ये स्टॉक आज चढ़ के कारोबार करता हुआ दिखेगा डे हाई पर। सुबह एक रिपोर्ट भी आई थी मॉर्गन स्टैनली की, थोड़ा अंडरवेट थे, लेकिन जो कारण गिनाए थे वो काफ़ी अच्छा था। एक तो स्टोर एक्सपेंशन को लेकर एवेन्यू सुपरमार्ट काम कर रही है, वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसको और डिटेल में समझते हैं। मंगलम मालू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए, एवेन्यू सुपरमार्ट शानदार तेजी, क्या कारण रहे? आज सबसे बड़ी तेज़ी ये है कि कल कंपनी ने एक्सचेंज को बताया था कि उन्होंने आगरा के एक मॉल में एवेन्यू सुपरमार्ट्स का एक स्टोर खोला है, डी-मार्ट स्टोर। अगर आप देखें तो अभी तक उनके NCR में 2 स्टोर्स थे, कई स्टोर्स थे नोएडा या गाज़ियाबाद में, बट आगरा में ये पहला स्टोर है, और उत्तर प्रदेश में ये मेन उत्तर प्रदेश एक्स NCR में उनका ये पहला फोरे है, और उनके टोटल स्टोर अब 421 के आसपास हो चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो पहला स्टेट उन्होंने नया स्टेट ज्वाइन किया है, 2017 में वो पंजाब में उन्होंने एक नया स्टेट ऑक्यूपाई किया था। अब उत्तर प्रदेश में पहला स्टोर उनका जो खुल रहा है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि डीमार्ट का एक क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी होती है कि वहाँ जहाँ वो एक स्टोर खोलते हैं उसी के आसपास काफ़ी तेज़ी से कई सारे स्टोर्स खोलते हैं। और अनुज जी, मैं अगर आपके पास 1-1.5 मिनट समय है तो एक अच्छी कहानी बताता हूँ। ये 2012-13 की बात है, जब मैं ना CNBC में था, बस MBA से निकला था। किसी जान पहचान के व्यक्ति ने हमें राधा किशन जी के ऑफिस ले गए थे बात करने के लिए। तब वो कह रहे थे कि
मैं डीमार्ट के स्टोर्स चलाता हूँ ये वो, और मेरा जो एमबीए का जोश था मेरे अंदर आ गया और मैंने कहा कि हाँ आप यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, यहाँ पर क्यों नहीं एक्सपैंड करते, विदाउट नोइंग कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। राधा किशन जी, द जेंटल हम्बल जायंट दैट ही इज़, शांति से बैठे और मुझे कहे बाद में कि बेटा जहाँ मुझे 20-25 स्टोर नहीं दिखते ना वहाँ मैं एक भी नहीं खोलता हूँ। तो एक लाइन में पूरा जो क्लस्टर बेस्ड स्ट्रैटेजी है उन्होंने समझा दी थी। और 2017 में मैं अमृतसर गया था किसी टूर पे, वहाँ पर एक स्टोर खुला था डीमार्ट का। तब ऑटो ड्राइवर ने मुझे कहा कि यहाँ का पहला स्टोर है। मेरे दिमाग में तब वो बात आई कि जहाँ 25 स्टोर नहीं दिखते वहाँ मैं एक भी नहीं खोलता हूँ। और कट टू 8 साल बाद आज यूपी एक्स एनसीआर में पहला स्टोर खुला है, तो उनकी बात मेरे दिमाग में वापस से आ गई। तो यूपी वालों, कई सारे डीमार्ट स्टोर्स खुलने वाले हैं। कई सारे डीमार्ट स्टोर खुलने वाले हैं। एक रियल एस्टेट एजेंट हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हैं इंस्टाग्राम पर, उनकी रील काफ़ी चलती हैं। वो कोई भी घर बेचते तो बोलते हैं डीमार्ट के ठीक सामने तो वो डीमार्ट एक वहाँ का एक लैंडमार्क बन चुका है। शुक्रिया मंगलम। गौरांग जी, डीमार्ट काफ़ी लंबा समय निकाला इसने, जिसमें इसने एक लंबी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन ऑफ लेट मोमेंटम अच्छा बन रहा है यहाँ पर। कोई व्यू इस पर? अनुज भाई, एक लंबे अरसे बाद मेरे ख्याल से एक सकारात्मक रुझान। अगर आप पिछले तिमाही में, पिछले वित्तीय वर्ष में, क्षमा चाहता हूँ, पिछले वित्तीय वर्ष में अगर आप दूसरी तीसरी तिमाही पर नजर डालें तो जो आंकड़े के अनुमान थे नतीजों को लेकर के, उसमें निराशा थी और स्टॉक ने उसी प्रकार से नीचे की तरफ के रुझान दिए उस समय में, आज की तारीख में और भविष्य में। मेरे ख्याल से ये जो पूरी योजना है, विस्तार योजना, खास करके उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, ये बहुत ही कारगर साबित होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि बहुत ही फैला हुआ प्रदेश है उत्तर प्रदेश। और वहां पर जिस प्रकार से जनसंख्या है और जिस प्रकार से परिवर्तन माननीय योगी जी वहां पर कर रहे हैं और ला रहे हैं, और आने वाले भविष्य में और परिवर्तन होगा। एक बहुत बड़ा राज्य है जहां पर मेरे ख्याल से मौके अनेक हैं। रिसर्च टीम के तरफ से एवेन्यू सुपरमार्ट्स पर खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। जी, एवेन्यू सुपरमार्ट पर एक बाय की रिकमेंडेशन। और जहाँ तक डेटा का सवाल है डेरिवेटिव स्टैट्स का, वो अच्छे हैं, काफ़ी फेवरेबल हैं। मीनवाइल निफ्टी आईटी भी अब सिंक होता हुआ थोड़ा सा, और निफ्टी आईटी का बैकफुट पे आना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर जनरेट करता हुआ। अब आज की पूरी अगर आप देखें तो जो बॉडी है वो अब 20 डे के नीचे ट्रेड करती हुई निफ्टी की वेयर डे लो। प्रेशर पॉइंट्स क्या क्या हैं, मतलब जो स्टॉक्स अब जो क्रिटिकल लेवल्स ब्रीच कर रहे हैं। हम कल एसआरएफ की बात कर रहे थे, हम कल बात कर रहे थे यूपीएल की, हम कल आरती इंडस्ट्रीज के रिवर्सल की बात कर रहे थे। बट अच्छा, मैं छोड़ता हूँ इसको मेरे पे, क्योंकि सपोर्टिव स्टैट्स नहीं है, मैं छोड़ता हूँ उस स्टॉक को। मैं टाटा केमिकल का जिक्र करना सोच रहा था। मैं कहता हूँ टाटा टेक। मानस, टाटा टेक फाइनली लास्ट एवरेज टूटता हुआ और आपका 50 डे एक्सपोनेंशियल स्कीम से सरेंडर हो रहा है। आपका शॉर्टिंग का व्यू है क्या इस पे, या फिर किसी लॉन्ग पुट का ऑप्शन? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं कि वीकनेस तो डेफिनेटली है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो 2 दिन पहले का लो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 723 रुपए 723 के नीचे फिसलेगा तो फिर शॉर्ट कॉल लेंगे, क्योंकि उस केस में 700 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी तक के लिए ट्रेंड निगेटिव है, नजर रखनी है और ब्रेकडाउन पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 828.90 डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ टाटा टेक, बीच में जिसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जनरेट करा था, आज वो बैकफुट पे आता हुआ। और एग्रेसिव स्टॉक्स में जिन्होंने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया था, जहाँ पे अब कुछ नेगेटिव क्रॉसओवर्स डेवलप हो रहे हैं, उसमें एक लेके आई राजेश सतपुते जी, जरा देखिएगा आप, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस पे हमने मल्टी मंथ मल्टी ईयर रेंज ब्रेकआउट होने के बाद एक बड़ा मूव देखा था। आई थिंक वो मूव 1752 से लेकर करीब 1950-200 रुपये का मूव था राजेश जी। अब इसमें पहली बार 20 डे के नीचे ट्रेड होना शुरू हो रहा है डिसाइसिवली, बड़े बड़े वाइल्ड स्विंग्स, क्लियरली सप्लाई विजिबल है। आपका ट्रेड थॉट क्या है इस पर? वीरेंद्र, देखिए यहाँ पे एक सेल सिग्नल तो जनरेट हुआ है। एट द सेम टाइम, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो करीबन 6% ओपन इंटरेस्ट में जंप है। दो चीजें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रही है, जो बेयर साइड की तरफ इंडिकेट करती है, दैट इज नेगेटिव क्रॉसओवर ऑफ 10 और 20। तो मुझे लगता है जब तक ये 1800-1820 का एक जो क्लस्टर है उसके नीचे रहेगा तब तक मंदी रहेगी। जो सपोर्ट दिख रहा है, यानी जो हमारा टारगेट 1 होगा, वो रहेगा इसका 50 डे EMA, जो करीबन 1740-1750 के ट्रेजेक्टरी में आता है। तो 1800-1820 का रेजिस्टेंस रहेगा, तो स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 1835 का, और सेल साइड की पोजीशन बनाए एपीएल अपोलो। ओके, एपीएल अपोलो, ये यहाँ पर आप एक सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं।
आज का हमारा एक और बिग स्टॉक था इंडसइंड बैंक। ये देखिए अब डे हाई से थोड़ा नीचे आया लेकिन अभी भी अच्छे मोमेंटम के साथ ट्रेड करता हुआ। नमूरा के डबल अपग्रेड के बाद इसमें बड़ी तेज़ी आई, लेकिन आखिर नमूरा बुलिश क्यों हुआ, श्रेया से जानते हैं। श्रेया बताइए। जी, आप बिल्कुल सही कहा आपने। इंट्राडे में आपने देखा इंडसइंड बैंक में 7% की तेज़ी आई, अभी थोड़ा सा फिसला है लेकिन 4.5% की तेज़ी के साथ अभी भी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। और इंडसइंड बैंक में नोमरा की जो रिपोर्ट आई काफ़ी बुलिश रिपोर्ट थी। बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है। 700 का टारगेट प्राइस पहले था, उसको बढ़ाकर 1050 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि जिस करंट मार्केट प्राइस पे अभी है फिलहाल वहाँ से 25% का अपसाइड पोटेंशियल नोमुरा को नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक पर क्या अच्छा लग रहा है फर्म को, तो उनका मानना है कि कंपनी ने पुराने मामले अब सुलझाए हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और गवर्नेंस इंप्रूव करने का कमिटमेंट कंपनी की तरफ से इसने बूस्ट किया है। साथ ही वैल्यूएशन सस्ते हैं काफ़ी इंडसइंड बैंक के, अभी आप देखें तो खरीदने के लिहाज से अच्छा लग रहा है स्टॉक। और आरबीआई का ताज़ा बयान से रेगुलेटरी रिस्क भी कम होता हुआ दिख रहा है, तो पॉजिटिव सिग्नल आरबीआई से इसने बूस्ट किया है। मार्च में आपको याद होगा 605 रुपये प्रति शेयर गया था ये स्टॉक 52 वीक लो से, वहाँ से अब ये 3 महीने में 855 के करीब आया। तो आप देखें तो 3 महीने में 41% का ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है, बाउंस किया है। और दो चीज़ें जो अहम होगी इस कंपनी में जहाँ पे नजरें रहेंगी, एक तो सीईओ के पद पर कौन आता है, दूसरा एसेट क्वालिटी को लेकर कंपनी कैसे काम करती है। तो फिलहाल ये दो चीज़ें जहाँ पे नजरें बने रहेंगे। और अभी स्टॉक फिलहाल अच्छा लग रहा है। ओके, फिलहाल अच्छा लग रहा है स्टॉक इंडसइंड बैंक का, लेकिन क्या चार्ट्स पर अच्छा लग रहा है? मानस जी एक बार चार्ट देखिए इंडसइंड बैंक का। देखिए इंडसइंड बैंक का चार्ट अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल नहीं रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ 100 डे मूविंग एवरेज पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर ना निकले 860 865 की रेंज को ब्रेक ना करे तब तक एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करेंगे। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आप पोजीशन को होल्ड करिए और 814 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अगर 865 के ऊपर निकला तो आई थिंक नेक्स्ट टारगेट 950 से 975 की रेंज में भी हो सकता है। अच्छा, मैं इंडसइंड बैंक पे बात हुई यहाँ पर। अब जरा लेके आते हैं बीएससी। आज सुबह जब हम चर्चा भी करते हैं, अनुज ने साफ साफ कहा था कि सब्सटेंशियल गैप डाउन हो तो प्लीज़ शॉर्ट मत कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग चांसेस है रिकवरी की। और डेली अगर आप देखें, एक समय ये रिकवरी 65 रुपये की थी और अब हालांकि अभी भी 40 रुपये की रिकवरी है, बट इट्स नाउ डाउन अबाउट आई थिंक 25 रुपये। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये सॉफ्टनेस आई क्या, क्यों, और मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब भी क्या कह रहे हैं। देखिए, कल शाम को जैसा कि सेबी ने फैसला लिया कि गुरुवार अब बीएससी के हाथ में है और एनएससी के हाथ में मंगलवार। यतिन से जानते हैं, यतिन इस पर क्या टेक्स आए हैं, कैसे बाजार ट्रीट कर रहा है इन डेज के चेंजेस को, और क्या ओवर द टाइम ये भी फैक्टर इन हो ही जाएगा? क्या लग रहा है, क्या बात हुई? क्लियरली अगर हम बीएससी की बात करें तो क्लियरली आज शेयर में कोई पैनिक नहीं दिखा। लगभग इंट्राडे में 6% की रिकवरी अपने को देखने को मिली है। न्यूज़ समझ लेते हैं। बीएससी को गुरुवार और एनएससी को मंगलवार का दिन जो है वो दिया गया है। दोनों एक्सचेंजेस ने मंगलवार और गुरुवार रिस्पेक्टिवली अप्लाई किया था और वो एप्लीकेशन को अप्रूव किया है सेबी ने। तो एनएससी ने मंगलवार की मांग की थी, उनको मंगलवार मिला है, और बीएससी ने गुरुवार की मांग की थी, उनको गुरुवार दिया गया है। ऑब्वियसली अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो ये वीकली एक्सपायरी और जो एफएनओ एक्सपायरी है, इनके दिन चेंज होने से शायद बीएससी का शॉर्ट टर्म में मार्केट शेयर का लॉस हो सकता है। कितना हो सकता है? 2 से 4% के बीच में। हालांकि शॉर्ट टर्म में लगभग 15 से 20% का वॉल्यूम लॉस हो सकता है, जिसके कारण 7-8% अर्निंग्स पे इंपैक्ट आएगी। लेकिन जेफरीज हो या गोल्डमैन सैक्स हो, इनका मानना यह है कि शायद जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से अगर इसको देखें, मीडियम टर्म के लिहाज से देखें, जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स और जो लिक्विडिटी आएगी उसके कारण जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, वो रिकवर हो सकता है। इनफैक्ट अर्निंग्स पे जेफरीज ने कोई बड़ा अपना रिवीजन नहीं किया है, केवल 1 से 2% का अर्निंग्स इंपैक्ट इन्होंने बताया है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल ने बीएससी को डाउनग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल है वो 2300 रुपये के टारगेट के साथ, क्योंकि इनको लगता है वैल्यूएशन जो पी रेशियो है बीएससी का वो 60 के पार है। तो वो हिसाब से वैल्यूएशन के लिहाज से इन्होंने थोड़ा न्यूट्रल रेटिंग किया है। और इनको लगता है कि जो एक्सपायरी शिफ्ट हुई है बीएससी की मंगलवार से गुरुवार से तो 3 से 4% का मार्केट शेयर लॉस होगा, जिसके कारण 9 से 12% का ईपीएस अनुमान FY 27 तक घटता हुआ नजर पड़ सकता है। ओके, शुक्रिया यतिन। तो ये इस समय बीएससी, और जैसा कि विदु भी कह रहे थे, आज सुबह एक्सपेक्टेड था कि ये खुले शायद नीचे, लेकिन टिके ना। और अगर आप नीचे शॉर्ट करेंगे आज तो फंसेंगे आप। और एग्जैक्टली 2500 से ही घूमा वीरू, और ये तर्क संगत भी था क्योंकि 3000 से ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका था। और लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करूँगा यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि इसमें ना अब
थोड़ा सा 3000 क्रॉस करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि बस ये वापस 3000 बहुत जल्दी क्रॉस कर लेगा, क्योंकि है तो नेगेटिव ये, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव नहीं है, इम्पैक्ट तो पड़ेगा, वॉल्यूम्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, सिंपल शब्दों में अगर लोगों को समझना हो इस चीज़ को कि क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, आप देखिए, पहली बात तो ये कि हफ्ते के शुरू में, मतलब ट्यूसडे पहले आ जाता है, काफ़ी लोगों की ट्रेडिंग करने की जो कैपिटल है वो थर्सडे तक आते आते थोड़ी वैसी कम हो जाती है। दूसरा, अगर आप देखें, अगर ट्यूसडे को ऑलरेडी एनएससी की एक्सपायरी हो रही है, एक एक्सपायरी हो गई है, उसके बाद बीएससी की एक्सपायरी से पहले बीच में सिर्फ एक दिन बचेगा, वेंसडे, सैंडविच सेशन सिर्फ एक बचेगा। उसके बाद बीएससी की एक्सपायरी होगी थर्सडे को, तो उसके बाद फ्राइडे और मंडे 2 दिन होंगे। तो वो एक गैप जो हो जाएगा वो एक इम्पॉर्टेंट गैप है, और इस वजह से यही रीज़न है कि हर कोई चाह रहा था कि मंगलवार को एक्सपायरी हो। वैसे मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरे को ना थोड़ा सा इस चीज़ से वो लग रहा है, मैं 2003 से मार्केट ट्रैक कर रहा हूँ, एक्सपायरी थर्सडे को होती आई थी। अब वो एक ट्रेडिशन जो है, अब वो 22 साल बाद चेंज हो रहा है, मुझे उससे थोड़ा सा बोला ख़राब लग रहा है वीरू। मैं तो गुरुवार वाली एक्सपायरी में खुश हूँ अनुज। मुझे तो गुरुवार का दिन टाइम वाइज, आई मीन एक मंडे को अगर आप एक आउटलुक फ्रेम कर लेंगे, जनाब इंडेक्स इस रेंज में जाएगा, इस रेंज में जाएगा, मैं अपनी एज यहाँ पे खड़ी कर लेता हूँ, उस हिसाब से फ्रेंकली स्पीकिंग अनुज मेरा फेवर थर्सडे है। बिल्कुल बिल्कुल, थर्सडे या फिर आप फ्राइडे रख लेते हैं, लेकिन ट्यूसडे मुझे थोड़ा सा जमा नहीं, लेकिन खैर जो भी है, अब एक्सचेंजेस ने कुछ सोच कर ही डिसीजन ठीक है अनुज, कम से कम 2 दिन हो गए, वरना हर रोज एक्सपायरी हो रही थी। नहीं, वो तो खैर बहुत बुरा सीन हो गया था, वो तो कसीनो बन गया था वीरू, वो तो कसीनो बन गया था, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तब तो बिल्कुल फुल ऑन कसीनो था। कभी वो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स, जिसमें कभी ज़िंदगी, वो तो मुझे उस बात, जब वो उस पर कॉन्ट्रैक्ट आया था, मुझे पता चला कि ऐसा कोई इंडेक्स भी है, वरना पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंडेक्स भी है। तो इसके लिए वरना वो बिल्कुल, अब फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैक टू बैक एक्सपायरीज, कोई मतलब नहीं था उसका। गौरांग जी, बीएससी खरीद रहे हैं क्या आप? देखिए अनुज भाई, एक बहुत ही सरल और समझने वाली बात यह है कि अगर भारतीय शेयर बाजार क्षेत्र, यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट्स, ये क्षेत्र हमारी टीम को पसंद आता है, कैंप्स पर खरीदारी की राय है। लेकिन मैं बिल्कुल मानता हूं, अभी जैसे बातचीत हो रही थी, यतिन बता रहे थे कि छोटी अवधि में शायद कुछ असर पड़ सकता है, ये मंगलवार गुरुवार जो भी एक्सपायर, लेकिन आखिरकार जिसको सौदे करने हैं वो सौदे करेंगे। रुपए की अगर आपके पास कमी है तो आपके पास और भी कई साधन है जहां से आपको रुपया मिल सकता है, बशर्ते कि आप उसके काबिल हो और वो कर सकते हो। जहां तक रहा सवाल बीएससी का या फिर सीडीएसएल का या फिर दूसरी अन्य कंपनियों का, तो मैं ये मानता हूं अनुज भाई कि ये कंपनियां जो शेयर बाजार से जुड़ी हुई हैं, मैं मात्र उदाहरण दे रहा हूं, कोई राय नहीं दे रहा, तो बाजार अच्छा करेगा आने वाले 3-5 साल या उससे ज्यादा, तो ये कंपनियां भी अच्छी करेगी। एक कंपनी जो हमें पसंद आती है, जैसे मैंने नाम बताया, कैंप्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, ये कंपनी हमें पसंद आती है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले समय में एनएससी के आईपीओ की बातें और एनएसडीएल की आईपीओ की बातें, ये मेरे ख्याल से इस क्षेत्र पर काफी प्रभावशाली रहेंगे और सकारात्मक असर आने की उम्मीद है। सकारात्मक असर आने की उम्मीद है, तो कैंप्स ये पसंद आ रहा है गौरांग जी को इस पूरे स्पेस में, ये रडार पर रख सकते हैं आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में, और देखिए, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस महंगा हो सकता है। IRDAI के बाद अब वित्त मंत्रालय भी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ाने के पक्ष में है, और ज़्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ CNBC TV 18 के यश जैन मौजूद हैं। यश, बताएं क्या है खबर? जी, हमने कुछ हफ्तों पहले ये रिपोर्ट भी किया था कि इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है IRDAI, उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को अपना मत सबमिट किया था कि उन्हें लगता है कि एक मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में एक बढ़ोतरी होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिए। उन्होंने ये भी कहा था कि ऑन एन एवरेज 18% यानी कि 18% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, कंसिडरिंग जो कंपनी के लॉस रेशियोज़ हैं मोटर सेगमेंट में, और कुछ सेगमेंट में ये बढ़ोतरी जो IRDAI ने मांगी थी वो 22 से 25% की थी। हमें अपने सूत्रों से अब पता चला है कि दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है,
उनमें से एक जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने भी अपना मत रखा है। उन्होंने भी कहा है कि 18% की बढ़ोतरी मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में की जानी चाहिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। हमें ये भी पता चला है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री एक्टिवली कंसिडर कर रही है ये प्रपोज़ल और इस पे एक डिसीजन अगले 1 से 2 हफ्तों में लिया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 3 या 4 सालों से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। जो लॉस रेशियोज़ है वो बढ़ते दिखे हैं। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो यहाँ पे मोटर पोर्टफोलियो में लॉस रेशियो उनका 64% है, गो डिजिट का 69% है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% है। और अगर 18 से 20% की बढ़ोतरी होती है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में तो ये कंपनीज़ को अपना कंबाइंड रेशियो इम्प्रूव करने में 4 से 5% से मदद करेगा। जो कंपनीज़ मैंने कहा ICICI लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस। ओके, शुक्रिया यश ये तमाम जानकारी के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहां पर तेज़ी है और ट्रेंड एक स्टॉक रखे 1.5% की तेज़ी के साथ ये कर रहा है कारोबार। और सुबह खबर भी आई थी और हम डिस्कस भी कर रहे थे ट्रेंड के ऊपर। टारगेट प्राइस अच्छा खासा बढ़ाया है ब्रोकरेजेस ने और करीब 6,359 का रख दिया है, यानी कि 13% का अपसाइड पोटेंशियल अभी जिस करंट मार्केट प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है वहाँ से नज़र आ रहा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट थी। अच्छा, खबर क्या थी? तो एनुअल रिपोर्ट आई थी और मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग। उनका मानना है कि जो फाइनेंशियल ईयर 23 में उन्होंने अपने लक्ष्य दिए थे वो अब हासिल कर लेगी कंपनी। साथ ही कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 10 गुना बढ़ जाएगा 32 तक, ऐसा ही उम्मीद लगा कर चल रहे हैं मॉर्गन स्टैनली। तो तेज़ी से बढ़ती रिटेल कंपनी है, ट्रेंड मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फिलहाल ये स्टॉक अच्छा लग रहा है और इस खबर का असर हमने देखा भी स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया 1.5% की तेज़ी के साथ। ट्रेंड कैसा लग रहा है मानस जी चार्ट पर? आशीष जी आप बताइए। इनफैक्ट ट्रेंड आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से इसने टेस्ट तो किया था पेशेंस इन्वेस्टर्स का, अभी हालात सुधरते नज़र आ रहे हैं क्या? देखिए, ट्रेंड अभी भी इन्वेस्टर्स का पेशेंस टेस्ट कर रहा है क्योंकि इसने ज्यादा कुछ मोमेंटम या तेजी नहीं दिखाई है। पिछले 2 से 3 दिन में भले ये 5,500 से 5,720 आया है, लेकिन 200 पॉइंट का मूव से ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे में देखते हुए एक इंपॉर्टेंट चीज ये, इसका एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हाई जो बना था, पिवट स्विंग हाई, वो 5750 का था। तो अगर ये 5750 के ऊपर निकलकर बंद हो जाता है तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनने की गुंजाइश है और ये आउट परफॉर्मेंस शुरू कर सकता है करीबन 6,300 लेवल्स तक। तो राय ये होगी कि यहाँ पर पॉजिटिव मूड बनता हुआ नजर आ रहा है। नीचे में स्टॉप लॉस लगा के रखे 5,500 का और 6,300 के टारगेट्स के लिए हम इसे देख सकते हैं। ओके, ट्रेंड 5727 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए, अब इस बीच चंदन थापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज जुड़ चुके हैं। चंदन, इंडेक्स बहुत रेंज बाउंड और ऐसे में आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और आपका ट्रेड इस वक्त का? बिल्कुल वीरू, लग रहा है कि इंडेक्स और 2-4 दिन रेंज बाउंड रहेगा क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 25,000 की कॉल राइटिंग जो है वो इंडेक्स को ऊपर के लेवल पे नहीं टिकने पा रही है जो मंथली में राइटिंग हुई है। बट अगेन जुलाई यूजुअली पॉजिटिव रहता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज बाजार मोमेंटम कैच करेगा। सो ओवरऑल 24,442 से लेके 25,050 अभी का रेंज रहेगा और ये रेंज का ब्रेकआउट होता है 2-4 दिन बाद तो ये 25,500 से लेके 26,000 तक की रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अगले 2-4 दिन के लिए रेंज बाउंड है बट बायस पॉजिटिव है। बट महीने भर की बात करें तो लग रहा है कि इंडेक्स में 500 से लेके 800 पॉइंट का रनअप बन सकता है। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि सिलेक्टिव कैपिटल गुड्स में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है और मैं यहाँ पे सीमेंस की बात कर रहा हूँ। वीकली चार्ट सेटअप की बात करें तो 4 वीक के रिसेंट के जो हर्डल थे उसको सरपास करने के लिए तैयार हो रहा है और वैसे भी पिछले 20 दिन का कंसोलिडेशन अब कंप्लीट होने के लिए आया है और इस सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट भी देखी जा रही है। सो 3,300 के सपोर्ट से सीमेंस में खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 3,460 तक के टारगेट सीमेंस छूता हुआ नजर आना चाहिए। सीमेंस निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, डे हाई पे कर रहा है कारोबार। चंदन तापड़िया जो कि पिक खरीदारी की सलाह फिलहाल यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी की बात करते हैं कि चांदी में रफ्तार जारी है और आज लगातार दूसरे दिन चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंची है। M6 पर आप देखें तो 1 किलो चांदी का भाव 1,10,000 के पास पहुंच गया है। चांदी में तेजी क्यों है ये बताने के लिए मनीषा जी मौजूद हैं।
बताइए मनीषा जी, चांदी भी अब पहुंच से बाहर। और वेल यस, जैसे आपने कहा दूसरे दिन लगातार यहाँ पर चांदी के प्राइसेस में तेजी देखने को मिली है, ऑल टाइम हाइज पर है। और हमने एमसीएक्स पे जो ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं फिजिकल मार्केट्स में, उससे कहीं ज़्यादा प्राइसेस हैं। अगर आप जीएसटी और टैक्सेस वगैरह जोड़ दें तो ऑलमोस्ट 1,15,000 रुपए की चांदी अब यहाँ पर फिजिकल मार्केट्स में हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $37 पर आउंस पर है, जो कि 12 साल का हाइज है। वेल आपको याद दिला दें कि ये 5वां ऐसा साल है जब चांदी में डेफिसिट है ग्लोबल मार्केट्स में। इंडस्ट्रियल डिमांड काफ़ी अच्छी खासी है। साथ ही साथ जो सेफ हेवन बाइंग है वो अब हमने चांदी में शिफ्ट होते हुए देखी है, और सोने में कुछ कंसोलिडेशन है। गोल्ड एंड सिल्वर की अगर आप रेशियो देखें तो 105 के बाद अब ये 91 पर ये रेशियो आती हुई नजर आई है। और मार्केट्स ये समझता है कि जो रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 70 के आसपास आके रुकनी चाहिए। अगर रेशियो 71 तक आती है तो इसका मतलब है चांदी को यहाँ से और भी बढ़ना होगा। एंड इन एनी केस ग्लोबल और इंडियन जो एक्सपर्ट्स हैं वो मानते हैं कि चांदी में तेजी बरकरार रहनी चाहिए, और यहाँ से आगे आप शायद $39-40 पर आउंस के लेवल्स देख पाएंगे, जो भारतीय बाजारों में 1,35,000 1,45,000 तक देखने को मिलेंगे इस साल के अंत तक। ऑलराइट मनीषा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तो चांदी ये भी चमक रही है, सोना तो चमक रहा है, चांदी में भी चमक कायम है। तो ध्यान रखिएगा, सोने के रेट 10 ग्राम के होते हैं, चांदी के 1 किलो के होते हैं, तो वो फ़र्क है इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानस जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, उसके बाद राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार, फिर आशीष कयाल जी के पास चार्ट का चमत्कार, और गौरांग शाह जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। तो मानस जी शुरुआत करिए आप, सस्ता ऑप्शन। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए ट्रेंड के 5800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड ने अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। प्राइस ब्रेकआउट इंटरडे चार्ट पे दिख रहा है, बेहतर वॉल्यूम दिख रहे हैं। तो ट्रेंड के 5800 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 79 के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 54 का स्टॉप लॉस लगाना है और 130 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। जी, ट्रेंड 77.85 पे स्ट्राइक 5800 की कॉल आपको बाय करनी है। राजेश सतपुते जी के पास चलते हैं, अभी का आज का एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी देखिए, बहुत कम चॉइसेस है, लेकिन इंडसइंड बैंक जो सुबह मैंने बताया था, मुझे लगता है अभी भी मुझे ये अच्छा लग रहा है। जिस तरह से पैटर्न पैन आउट और जिस तरह से ये वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है या फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट है, मुझे लगता है यहाँ पे इनिशियली 850 का हमने एक टारगेट दिया था जो सुबह हुआ, तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वो दैट विल बी 870 875। सो एट ए लेवल ऑफ 848 मैं यही कहूंगा इंडसइंड बैंक इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 838 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक इंडसइंड बैंक फिलहाल ये है। और चार्ट का चमत्कार अब आशीष कयाल जी के से लेते हैं। बताइए आशीष जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, डीमार्ट में हलचल होती हुई नजर आई है आज के दिन में, काफी समय के बाद में। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि ये 4,100 के ऊपर सस्टेन करके इसने सपोर्ट लिया वहां लेवल का, जो कि एक रेजिस्टेंस था। तो एक सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ सकता है ऊपर की ओर। तो डीमार्ट पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 4087 का, और टारगेट आएगा 4445 का। ओके, डीमार्ट पर बाइंग करनी है आपको। देखिए आज स्टॉक सारे ले दे के वही 4-5 ही आ रहे हैं सबके रेडार पर, क्योंकि फैक्ट ये है कि मार्केट इतनी नैरो हो गई, कुछ कम ही स्टॉक्स आज चल रहे हैं। गौरांग जी, मिड कैप फंडा। तो अनुज भाई, मिड कैप फंडा के रूप में एस्कॉर्ट्स कुबोटा में निवेश की राय है हमारी टीम की तरफ से। तीसरी सबसे बड़ी ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट उत्पादन करने वाली कंपनी है, और करीबन 30% मार्केट शेयर है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। कई सारे नए प्रदेशों में, पहले तो ये उत्तर और पश्चिम भारत में सबसे बड़ा इनका कामकाज है, बाकी अन्य राज्यों में भी अपना कारोबार फैला रहे। और जिस प्रकार से वर्षा ऋतु, कृषि उद्योग और मांग का अगर हम अनुमान लगाते हैं तो एक सकारात्मक रुझान आने की पूरी संभावना है। लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा में खरीदारी की जाए। ओके, एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे आपका बाय कॉल है। आपके स्क्रीन पे मैं चार्ट रेट्स पिक किए। मानस जी के सुझाव से ट्रेंड की कॉल आई थी, 5800 की पिक करनी थी आपको, और फॉर पॉसिबल टारगेट ऑफ 130। राजेश सतपुते जी को मोहब्बत हो गई है आज इंडसइंड बैंक से, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है उनको। आज 875 का लक्ष्य है, 849 पे ट्रेड करता हुआ। आशीष कयाल जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया, और उनका कॉल रहा एवेन्यू सुपरमार्ट। इस कार्यक्रम में ये भी कॉल 2 बार आ चुकी है। और गौरांग शाह जी ने भी मिड कैप फंड एस्कॉर्ट्स पिक किया। तो ट्रेड्स भी पूरे हो गए। अनुज सही कह रहे थे कि घूम फिर के हमारे पास 4-5 ट्रेड हैं, उन्हीं को हमें कभी इधर से टटोलना है, कभी उधर से टटोलना है। लेकिन मिड कैप आईटी में एक बार लेके आइए आप साइंट।
राजेश जी, आपको एक और मौका देता हूँ किसी स्टॉक पे रखने का। साइंट, क्या व्यू है आपका? लेट पार्टिसिपेट कर रहा है बट फाइनली पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक आपको यहाँ पर? जी 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 जी, वहां पे देखिए, वहां पे एक ब्रेकआउट के लेवल लेवल था, वो तकरीबन 1340 1345। मैं वही देख रहा था, ये अगर क्लस्टर तोड़ेगा तो फिर हम इस पे बात करेंगे या कुछ मैं ये दे पाऊंगा, लेकिन कोई नहीं। देखिए साइन में अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो 1340 1345 ये इसका रेजिस्टेंस था जो इसने सरपास किया है, तो मेरे हिसाब से नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड 1380 1400 ऑड लेवल्स। तो 1380 1400 के टारगेट के लिए साइंट ये बाय साइड का ट्रेड रहेगा, वैसे साइंट हमारा बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, हमने भी क्लाइंट्स को यही सजेस्ट किया है। तो साइन बाय करें 1340 के हिसाब से देखें तो 1330 का स्टॉप लॉस होगा। मीनवाइल मार्केट में वापस एक रिकवरी आ रही है और उस बैंक निफ्टी लीड कर रहा है उसको। एक बार बैंक निफ्टी देखिए, ये देखिए निफ्टी ने फिर डे लो बचाया 24,750 और बैंक निफ्टी में शानदार लोअर लेवल से रिकवरी आई, करीब करीब 300 पॉइंट की रिकवरी डे लो से। अच्छा, एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट इस रेंज में तो है, लेकिन कोई ना कोई ट्रिगर मिलता है मार्केट को लोअर लेवल से। यूएस फ्यूचर्स लेकर आइए, यूएस फ्यूचर्स में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिली। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक बार ब्रेंट का भाव लेकर आइए। पिछले कुछ मिनटों में ब्रेंट में बड़ी गिरावट आई है, ऑलमोस्ट $1 की गिरावट आ चुकी है ब्रेंट में। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम वापस कहाँ हम सुबह 78 पर थे, वहाँ से हम वापस फिसलना शुरू हुए 75.5 पर आए हैं। अगर ये थोड़ा सा और सपोर्ट दे दे मार्केट को तो शायद एक बात बने यहाँ पर। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर रिकवरी की ट्रेड प्ले आउट हो रही है। एक बार टाइटन लेकर आइए ज़रा, आज सुबह हमारा बिग स्टॉक था। देखिए एक चीज़ और आपको बताऊं मैं, आज हम टाइटन में लोअर लेवल्स, मतलब पहले सुबह एक रैली आई, फिर कोलैप्स हुआ और दोबारा लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर। मानस जी एक बार टाइटन का चार्ट देखिए। सुबह मैंने इसको बिग स्टॉक्स में लिया था, वैसे गोल्ड प्राइसेस का भी एक शायद एक फैक्टर रहा हो, लेकिन कोई व्यू इस पर चार्टिकली? देखिए, जगह सही है जहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले 4 दिनों से स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। आई थिंक यहाँ पर एक बाउंस बैक प्ले डेफिनेटली बनता है, जहाँ आप अपनी स्टॉप लॉस 3385 के नीचे लगा के रखेंगे, करंट लेवल्स पे एक पोजिशनल ट्रेड लेंगे और टारगेट आपको करीब-करीब 3575 से लेकर 3600 इस रेंज में सेट करके चल रहे हैं। ओके, टाइटन डे हाई के आसपास कर रहा है कारोबार 1% ज़्यादा की तेज़ी के साथ। ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंज्यूमर के काम की बड़ी खबर आ रही है। क्या है खबर? तो सरकार ने नई टोल पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। महज 3,000 रुपये में आप फास्टैग का सालाना पास ले सकते हैं और इससे व्हीकल ड्राइवर्स को ऑब्वियसली कितना फ़ायदा मिलेगा वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहन सिंह जी। रोहन जी बताइए, क्या है खबर और कैसे फ़ायदा पहुँचेगा व्हीकल ड्राइवर्स को? जी, काफ़ी समय से इस पॉलिसी का इंतज़ार था और आज नितिन गडकरी जी ने इसकी घोषणा भी कर दी है। दरअसल अब आपको 15 अगस्त के बाद से सिर्फ एक बार आप चाहें तो एक एनुअल टोल पास बनाएंगे और उसका फ़ायदा आप पूरे साल भर ले सकते हैं। दोबारा आपको कभी बार बार लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार टैक्स कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरे साल वैलिड होगा, बशर्ते जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो 200 ट्रिप्स की रखी गई है। 200 ट्रिप्स का मतलब जो हमने क्लैरिफिकेशन लिया है इस पर 200 टोल नाके हुए, यानी कि अगर आप ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करें तो एक नाके पे आपको 15 रुपये देने पड़ रहे हैं। लेकिन ये आप वैकल्पिक रहेगा, ये ऑप्शनल रहेगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको ये स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है। आप चाहें तो जो पुरानी स्कीम है वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना ट्रैवल करते हैं साल भर में, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये कमर्शियल गाड़ियों पर लागू नहीं होगा, ये जो प्राइवेट व्हीकल्स है उसी पर लागू होगा। कार, जीप, वैन जो है इस पर आप से लागू होगा। और साथ ही आप इसे कैसे अवेल कर सकते हैं, तो भारत सरकार का राजमार्ग यात्रा ऐप है, वहाँ पे उसका लिंक कुछ दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहीं से खरीद सकते हैं, यहीं से रिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे इसका एक लिंक होगा, NHAI की जो वेबसाइट है या वहाँ पे इसका लिंक होगा। और 15 अगस्त से इसे पूरी तरह से जो है चालू करने की योजना सरकार बना रही है। ओके रोहन, ये सीलिंग पे भी चलेगा क्या? यहाँ पे जो मुंबई में सीलिंग है जी, वो ये हर उस पे लागू होगा जो कि नेशनल हाईवे के अंदर आता है। अगर ये स्टेट हाईवेज़ के अंदर आता है तो इस पे ये लागू नहीं होगा। अगर आप एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए जहाँ पे मिक्स है, एक तरह का आप नेशनल हाईवे भी क्रॉस कर रहे हैं, स्टेट हाईवे भी क्रॉस कर रहे हैं, तो आपको ये जो सीमलेस ट्रैवल है ये आपको नेशनल हाईवेज़ पे ही मिलेगी। स्टेट हाईवेज़ या हर वो फैसिलिटी जो स्टेट्स ने बनाई है उस पर आपको पे करना पड़ेगा, पुराने जो स्कीम है उसके तहत फिलहाल के हिसाब से। तो हाँ, तो ये तो वही बात हो गई कि क्या मतलब करो तो ढंग से करो इसको, मतलब सारे इंक्लूड करो, वरना आधे में तो वीरू
अच्छा वीरू, आप जब जाते हैं पहाड़ों में तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे दोनों का मिक्स भी होता है कई बार, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा। अच्छा, 2 फास्टैग लगाने होंगे क्या इसमें फिर? एक जो नॉर्मल है, एक मैं अगली ट्रिप ये में वाला। पता कर लूंगा अनुज, मैं अगली ट्रिप में पता कर लूंगा। मैं तो, मेरे लिए तो वसूली हो जाएगी। आप ये सोचिए कि मैं पिछले 2 हफ्ते में लगभग 2000 किलोमीटर गाड़ी चला चुका था। हाँ। तो आप उस हिसाब से समझिए, और अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें हाईवेज पर 2.5 से 3 रुपए पर किलोमीटर पड़ता है आपका टोल। मैं तो रिकवरी कर लूंगा बहुत जल्दी। मेरे लिए अच्छी खबर सबसे है। फायदा उनके लिए, वीरेंद्र जी के लिए, जितनी ट्रैवलिंग ये करते हैं। हाँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स डिस्कस करते हैं। इनफैक्ट निफ्टी बैंक ने स्पेशली निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। अभी लगभग 0.17% की रिकवरी निचले स्तरों से आप देखिए अभी चढ़कर कर रहा है कारोबार। एक बार बंधन बैंक रखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये देखिए मिड कैप गेनर्स में शामिल और डी हाई के आसपास कर रहा है कारोबार 3.5% की तेज़ी के साथ। सुबह डिस्कशन भी हो रहा था इस पर, और इस पर भी एक रिपोर्ट थी इनफैक्ट ब्रोकरेज की, सीएलएसए की बुलिश रिपोर्ट थी, और उनका मानना है कि आरबीआई पॉलिसी के बाद अच्छा परफॉर्म कर रहा है बंधन बैंक। के साथ ही बंधन बैंक का ग्रॉस स्लिपेज रेशियो देखें तो वो 10% पर रहा है, और ग्रॉस स्लिपेज रेशियो आईडीएफसी और आरबीएल बैंक से आधा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। और जून तक कलेक्शन एफिशिएंसी सामान्य हुई तो सिर्फ 2% अतिरिक्त स्ट्रेस है। तो ये कुछ बातें उन्होंने सामने रखी, जिसका असर भी आज हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। डी हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। डिस्कस करते हैं विकास सालुंखे जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी। ओके, कोई बात नहीं। आप बताइए गावस्कर, बंधन बैंक को कैसे रीड कर रहे हैं? डे हाई पर कर रहा है कारोबार और अच्छी तेज़ी इनफैक्ट इसमें देखने को मिल रही है। चेस करना चाहिए यहाँ पे खरीदारी की राय, या थोड़ा वेट करें? नहीं, चेस कर सकते हैं, बीटीएससी के तौर भी ले जा सकते हैं। बंधन बैंक बिल्कुल अपडेट करा 180.55 पैसे पर, और मेरे ख्याल से एक स्टॉप लगा के बहुत टाइट स्टॉप लगेगा 178.50 का, ज्यादा नहीं। तो मतलब 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, तो अपसाइड मिल जाता है तो 185 भी पॉसिबल है। बीटीएससी के तौर भी ले जा सकते हैं, तो इट्स क्वाइट गुड बंधन बैंक। जी हाँ, बंधन बैंक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा है। अच्छा, इससे पहले कि हम बिग मार्केट वॉइसेस पे जाएं, एक दो जरा ऑप्शन ट्रेड्स या फिर फ्यूचर ट्रेड्स देख लेते हैं। जरा एक बार इंट्राडे वेरिएशन लेके आइएगा। 5270 पे ये डील ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। टाइटन अनुज ने जिक्र उसका किया था, दैट्स डूइंग वेल। अभी भी दोबारा उस पर कोई टेक नहीं लेंगे, बट लुक एट एशियन पेंट्स एट 2279, अपनी जो पुल बैक जर्नी है उसको कंटिन्यू करता हुआ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मूव है। मैं फटाफट कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, और एक बार लेके आइए आप पावर स्पेस से सीएससी, इसने रिकवरी दिखाई। साइंट का जिक्र मैं खरीद चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बट चंदन, मैं इनफैक्ट कल भी जब स्टैट्स दिख रहा था तो मैं एक स्टॉक को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज था, तो मैंने टीम में इस्तेमाल भी नहीं किया था, उसको इंक्लूड भी नहीं किया था। बट साइंट, क्या लग रहा है आपको? साइंट पे आपकी स्टडी क्या कहती है? आई मीन जब इस पर 200 डे और करीब 50 रुपये 60 रुपये नीचे की ट्रैजेक्टरी मिली है, इसने प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। इस बार क्या लग रहा है? आई मीन 1340, ये साइंट कर रहा हूँ मैं, डिक्सन, बिल्कुल। क्षमा चाहूँगा डिक्सन एट 200 डे में कैसे अप्रोच करेंगे आप 200 डे पे डिक्सन को, चंदन? देखिए वीरू, डिक्सन पिछले कुछ सप्ताह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अच्छी बात यह है कि अब एक सपोर्ट के आसपास आया, बट कंसर्न है कि फॉलोअप नहीं आ रहा है। आप देखोगे पिछले 5 वीक में लगभग 17,000 से लेके 14,000 तक का करेक्टिव मूव देखा है। इवन मैकेनिकल इंडिकेटर में देखें तो एक बुलिश डाइवर्जेंस ऐसा सेटअप बन रहा है, बट फॉलोअप चाहिए, क्योंकि आज से लगभग 10 दिन पहले 14,400 के आसपास के बॉटम बनाए, 2-3 दिन पहले 14,125 के आसपास के बॉटम बनाए, तो मल्टीपल बॉटम बन चुके हैं। हल्का सा फॉलोअप चाहिए और मेरे हिसाब से रिकवरी आ जाएगी। वीकली चार्ट में लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है, उसका निगेशन चाहिए। मेरे हिसाब से 14,500 14,600 निकलेगा तो मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। तो 14,000 के सपोर्ट से खरीदा जा सकता है। ऊपर में 15,000 15,200 तक के अपसाइड डिक्सन में बनने चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाइज काफी फेवरेबल पिक करंट लेवल पे बन सकती है। ओके, डिक्सन टेक खरीदारी की राय, निचले स्तरों से रिकवरी की उम्मीद है। 14,500 14,600 ये लेवल अगर ब्रीच करता है तो और एक तेज़ी आ सकती है इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सीएनबीसी आवाज़ लगातार आपको बता रहा है कि बाजार में कितने ब्लॉक डील्स हो रहे हैं, भरमार लगी हुई है, और कई कंपनियों में लगातार बड़े सौदे हो रहे हैं। हिस्सा बेचकर प्रमोटर्स बाजार की तेज़ी को भुना रहे हैं। पूरी डिटेल्स के साथ मेरी सहयोगी मिताली जैन जुड़ी हुई है। बताइए मिताली, क्या है खबर?
जी, तो रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 तक, क्योंकि 2025 के 6 महीने बीत चुके हैं, हमने देखा है कि करीबन $20 बिलियन की यहाँ पे ब्लॉक डील्स देखने को मिली है मार्केट में। हम 2024 पे एक बार नज़र डालें तो करीबन 3000 करोड़ की यहाँ पे जो डील्स हुई थी, वहाँ पे निफ्टी ने रिटर्न दिया था 9% के करीब। वही हम अभी 2025 के पहले 6 महीनों पे नज़र डालें तो यहाँ पे 2000 करोड़ डॉलर्स की डील्स ऑलरेडी हो चुकी है और यहाँ पे निफ्टी ने करीबन 5.1% तक परफॉर्म किया है। जो ये 6 महीने में ब्लॉक डील्स हुई है, इस लिस्ट में काफ़ी प्रोमिनेंट नाम शामिल है, जैसे कि भारतीय एयरटेल, आईटीसी, हिंदुस्तान जिंक। लेकिन हम ट्रेंड एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखा जाएगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज और प्रमोटर्स का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा बेचने में हिस्सेदारी ज़्यादा आगे बढ़कर नज़र आई है, अपने स्टेक्स को ये ट्रिम करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इस लिक्विडिटी का पूरा फ़ायदा उठाया है और अपने कुछ होल्डिंग से एग्जिट किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जो लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो भी हाईएस्ट अपने रिकॉर्ड कैश लेवल्स पे बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिवली अब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। ये जितने भी बल्क या ब्लॉक डील सामने आ रही है, प्रोमिनेंट जो नाम यहाँ पे शामिल है, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फंड रेजिंग हुई है, भारतीय एयरटेल करीबन 13,000 करोड़ की ब्लॉक डील, आईटीसी में 12,940 करोड़, विशाल मेगा मार्ट करीबन 10,220 करोड़ की, एशियन पेंट्स 9600 करोड़, बजाज फिनसर्व में भी करीबन 5,500 करोड़ की यहाँ पे स्टेक सेल देखने को मिली है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक, आज ही ये ब्लॉक डील हुई थी 3800 करोड़ की। जुबिलेंट ग्रुप, इसमें 3 जो इनकी कंपनीज थी, जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट फार्मोवा और जुबिलेंट फूड वर्क्स, करीबन 2000 करोड़ का स्टेक उन्होंने बेचा था। और एक्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस भी करीबन 2000 करोड़ की यहाँ पे स्टेक सेल देखने को मिली। तो अभी तक जो 6 महीने निकले 2025 के, काफ़ी लगातार ये जो ब्लॉक डील्स का सिलसिला है वो नज़र आ रहा है। ओके, शुक्रिया मिताली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट के बड़े ट्रेंड की बात करते हैं प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून। ये रेंज कब तक रहेगी? क्योंकि काफ़ी समय से देख रहे हैं हम मार्केट में ना तो ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन, एक रेंज और उसी में चल रहा है। ये ग्लोबल क्यूज़ जो जियोपॉलिटिकल वरीज आई, इसने थोड़ा सा मूड ख़राब किया, लेकिन लोअर लेवल पे सपोर्ट भी आ रहा है। कैसे देख रहे हैं मार्केट को? एब्सोल्युटली अनुज, देखिए आज आपने सुबह बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि पिछले 3 दिन में वाइल हम लोग रेंज में रहे, एटलीस्ट हायर हाईज हायर लोज बन रहे हैं और मार्केट का जो मूड है वो भी देखिए कहीं ना कहीं मार्केट एक कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहा है आगे बढ़ने के लिए। हो ये रहा है कि जैसे ही कोई स्ट्रेंथ आनी शुरू होती है, कोई सेक्टर में कोई एक ट्रेंड पिकअप होना शुरू होता है, आपको कोई न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से एटलीस्ट ओवरऑल रिस्क ऑफ शुरू हो जाता है। तो ये जो इजराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें आप देखें तो कोई भी डिसाइसिव न्यूज फ्लो नहीं है। मतलब रोज हम सुनते हैं कि किसने इस पे अटैक किया, इन्होंने सामने काउंटर अटैक किया, क्या, लेकिन कोई ये नहीं समझ आ रही कि कब तक चलेगी या क्या एंड गेम क्या है इसको, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि भाई एंड गेम समझ आया अगर तब तो बात भी बनती है। और जो बयानबाजी होती है उससे कंफ्यूजन और बढ़ता ही है, कोई हल नहीं निकल रहा है। हमारा मार्केट, मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि जून के बाद अर्निंग्स पे वापस फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो जून को 10-12 दिन और हैं, जैसे ही ये खत्म होता है महीना, याद रखिए साल का आधा हिस्सा भी चला गया है। तो अब ये है कि 2025 में जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई ये सेकंड हाफ में रिकवरी ज्यादा उम्मीद है, पॉजिटिव रहेगी, डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे वो फोकस वापस शुरू हो जाएगा और सबसे पहले वो फाइनेंशियल से आएगा। तो जो रेट कट के फायदा है ये वो, तो जो ट्रेंड पिकअप होना है अभी उसको मुझे लगता है अभी भी कम से कम 15-20 दिन तो मिनिमम है। रिजल्ट सीजन की शुरुआत के बाद वो एक इमर्ज होना शुरू होगा। एंड आई एम होपफुल कि इस बार जो जून के नंबर्स हैं वो खराब नहीं होंगे। कई कंपनीज ने इंप्रूवमेंट दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मार्च में हमने बहुत खास इंप्रूवमेंट नहीं देखा, लेकिन नंबर ऑफ कंपनीज इंप्रूविंग बढ़ जाएंगी। तो मार्केट तब ट्रेंड पकड़ेगा। तो बेचना तो अगर ट्रेडर है आप, तो शॉर्ट करना तो मेरे ख्याल से मार्केट में अभी वो नहीं एडवाइस सही लगेगी। लेकिन इफ यू आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपको एक्यूमुलेशन के लिए जो मौका मिल रहा है उसको मिस ना करिए। चाहे वो सेक्टर आपके जो भी पसंद के सेक्टर्स हैं, जो आपका व्यू कितना लंबे समय का उसके हिसाब से, तो ट्रेंड पिकअप होने में टाइम लगेगा। सो नो ट्रेंड इज द ट्रेंड राइट नाउ। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये पिछले 3-4 दिन से आईटी ने एक स्विंग जनरेट करना शुरू किया है और थोड़ा सा इस बार ये जो स्विंग है ये सिर्फ मात्र लार्ज कैप आईटी या फिर मिड कैप आईटी तक सीमित नहीं है, वाइड स्प्रेड है, काफ़ी बड़ा दायरा है इसका। आईटी में आप इच्छुक हैं इस प्राइस पर, और अगर हाँ तो कौन सी कुछ स्क्रिप्ट्स अगर आप नाम बता सकें? आईटी में देखिए ये ट्रेंड
थोड़ा सा कॉन्ट्रा ट्रेंड सा होता है कि सेक्टर रोटेशन होता है, तो आपने देखा डिफेंस के बाद फाइनेंशियल्स में इम्प्रूवमेंट देखा हमने, वो खास करके रेट कट के टाइमिंग के हिसाब से। तो अब ये है कि भाई यूएस में अगर परिस्थिति इतनी खराब नहीं हो रही तो शायद हो सकता है कि हमारी आईटी कंपनीज को वापस से बढ़त हासिल हो। पर मुझे थोड़ा स्केप्टिज्म है, थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ, क्योंकि यूएस की जो अर्थव्यवस्था के जो हालात हैं, उसको अभी भी उसमें खराबी आने की बहुत गुंजाइश है। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली रिसेशन शुरू हो जाएगा, पर जो वहाँ के इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, जो उनका डेट की जो सीलिंग बढ़ा के जो तैयारी की जा रही है, यील्ड्स जो दिख रही है, जो ट्रेंड आपको यील्ड्स में से झलक रहा है, वो सब देखते हुए मुझे लगता है आईटी को थोड़ा-सा समय लगेगा। अगर कुछ लेना है आपको और ये सेक्टर रिप्रेजेंटेशन मिस ना हो जाए उस लिहाज से, तो एक इन्फोसिस है जो मुझे लगता है कि थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट दे सकता है। बट अदरवाइज़ इट इज़ क्वाइट डाउटफुल कि आईटी विल रिवाइव। वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे होते रहेंगी चीज़ें, न्यूज़ फ्लो के हिसाब से और सेंटिमेंट के हिसाब से, बट कोई इतना मेजर इम्प्रूवमेंट नहीं उम्मीद कर रहा हूँ मैं। ओके, ठीक है। तो आईटी को लेकर फिलहाल आपका ये नज़रिया। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। आपने कहा मार्केट को लेकर आप पॉजिटिव हैं और अभी फिलहाल जिस तरीके से थोड़ा गिर रहा है बाजार, एक्यूमुलेशन के लिहाज से ठीक-ठाक लग रहा है। ऐसे मूड माहौल जी। में आपके प्रेफर्ड स्पेस या स्टॉक्स कौन से होंगे? सो श्रेया, गुड आफ्टरनून। देखिए, जो अंडरलाइन ट्रेंड इमर्ज हो रहा है हल्का सा है, लेकिन सेंटिमेंट जैसे मैंने पहले समझाया जियोपॉलिटिकल कारण की वजह से दबा रहता है या नरम रहता है। आप ये देखिए, रियल एस्टेट में जो अच्छी कंपनीज हैं और जो उनके सेल्स के आंकड़े देख रहे हैं, वो उससे साफ जाहिर है कि ये ट्रेंड थोड़ा सा और भी डीप हो सकता है। और उस लिहाज से बड़ी कंपनीज में तो इम्प्रूवमेंट आपने देखा ही है, और कई कंपनीज में स्पेशल सिचुएशन इमर्ज हो रही है। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम अब चेंज होके वेलर एस्टेट हो गया, पहले डीवी रियल्टी नाम से जाना जाता था। उसमें आप देखिए कि उनको फाइनली जो जो परमिशन मिलनी थी एनसीएलटी के थ्रू, वैल्यू अनलॉकिंग की, हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस अलग होना था, वो सब शुरुआत हो गई है। उनको मार्डा से कितने सारे क्लियरेंसेस मिल रहे हैं। तो ये जैसे जैसे हम प्रोग्रेस देखेंगे परमिशंस की, अप्रूवल्स की, लैंड क्लियरेंसेस की, आपको एक रियल एस्टेट में बिल्डअप होता हुआ दिखेगा। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट घटने की, ट्रांसमिशन की जो प्रक्रिया खत्म होगी, यानी लोन्स में, ईएमआई में जब तब्दीली आना शुरू होगी, एक महसूस होगा लोगों को, तो वहां पे आपको ये जो लोग वेट कर रहे हैं, काफी लोग इनफैक्ट पिछले 2-3 महीने में किसी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से बात करेंगे तो उनकी कोई सेल्स में बढ़त आई नहीं थी, इस उम्मीद में कि उन्होंने खुद ही सबको बोल के रखा था कि भाई ईएमआई घटने वाली है। अगर वो ईएमआई घटती है और लोगों के डिसीजंस को थोड़ा सा एक्सेलरेशन मिलता है, तो आपको रियल एस्टेट स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी एक दिखेगी, और उसके लिहाज से सीमेंट स्टॉक्स में दिखेगी। सीमेंट में प्राइस हाइक कभी भी ड्यू है। ऑफ कोर्स मॉनसून सीजन में एक एक जिसको कहते हैं ना स्लो स्लैक सीजन माना जाता है, फिर मॉनसून के बाद ये सीमेंट कंपनीज की बढ़त है, बहुत बहुत ही उम्दा रह सकती है। वी आर वेरी पॉजिटिव कि भाई सीमेंट कंपनीज में एलोकेशन जो लोगों का बहुत कम है, अंडर ओनरशिप है, उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए। प्रकाश जी, ये आज काफ़ी अच्छा मूव है डिक्सन और केन्स जैसे स्टॉक्स में। मैं ये एक स्पेस थी जिस पर सबसे पहले मुझे जो मेमोरी में याद है, सबसे पहले आपने पॉजिटिव व्यू लिया था। तब तो ये खैर डिक्सन आई थिंक जिस भाव पर है उसका शायद 1/10 हुआ करता था। यहाँ अब क्या व्यू होगा? क्या इस स्पेस में आप अभी भी बुलिश हैं? ओके, तो फिलहाल कुछ तकनीकी तकलीफ आ रही है, उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन डिक्सन टेक्स और केन्स टेक आप देखिए, बिल्कुल अच्छी खासी तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर्स में हमें देखने को मिल रही थी और हमने इस पे एक राय भी ली थी। कुछ और काउंटर्स की बात करें जहाँ पे अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जिक्र कर रहे थे प्रकाश जी रियल्टी स्पेस का, और पिछले दिनों भी हमने देखा रियल्टी स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी। एक बार वो रखते हैं आपके स्क्रीन पे। हालांकि आज मुनाफा वसूली फिर से, लेकिन गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसा स्टॉक जो आज भी इन ग्रीन ट्रेड करने में कायम है, आधा फीसदी करीब तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही इस स्पेस में देखिए शोभा टूट रहा है, 3% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं हम लगातार। एक बार फिर से मैं राजेश सातपुते जी आपसे जानना चाहूँगी, ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या इसमें और आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश दिखती है? आपको क्या करना चाहिए? चाहिए श्रेया जी, अगर इसका आप डेली चार्ट देखें तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ट है। फिलहाल एक कंसोलिडेशन हो रहा है 2400 के ऊपर। 2400 क्या है इसका? 2400 2410 इसका 200 डीएमआर लेवल है।
तो मुझे लगता है 2400 और 2450 अगर इस लेवल के आसपास ये अगर कंसोलिडेट होता है, तो आगे जाके ये अच्छा परफॉर्म करेगा। हमारा वैसे अगर आप देखें तो इसका अगर आप टारगेट देखें, तो 2600 से लेके 2650 का होगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर 2500 का लेवल, इसमें एक रेजिस्टेंस है 2500 जहाँ पे कॉल राइटर खड़े हैं, तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो 2500 निकले, फिर ये 2600 2650 की तरफ भागेगा। अगर बाय करना है तो डिप पे डेफिनिटली बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपका 2400 के नीचे होगा। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2461 पे आपका ये व्यू। इस बीच ये काम करते हैं, अब आते हैं रणनीति पर। अभी प्रकाश जी से हमारा संपर्क तो नहीं हो पाया। इंडेक्स 24,815, यानी अगर मैं अनुज देखूं तो नीचे भी घूम के आए, ऊपर भी घूम के आए, और घूम के आके सब जगह फिर वही 24,800 की डगरा हमने पकड़ लिया। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। क्या करें अनुज, कुछ ओवरनाइट कैरी करें, थोड़ा रिस्क लें, या फिर अवॉइड करें, डे अप्रोच रखें? क्या कैसे अप्रोच करना चाहिए इंडेक्स को? बिल्कुल वीरो, तो सही कह रहे हैं आप। वो एक जैसे कहते हैं ना कि एक वो बंजारा होता है ना, वो घूमता फिरता है फिर वापस आ जाता है। मार्केट का हाल इस समय बिल्कुल वैसा ही हो गया है, पूरा घूमा फिरा, चक्कर लगाया इधर उधर का। शाम को आप देखेंगे निफ्टी 35 पॉइंट नीचे, आपको लगेगा कि मार्केट में आज कुछ हुआ ही नहीं, और इस बीच में इतना कुछ हो गया। और जैसे हम सुबह आज याद है आपको, हम डिस्कस कर रहे थे कि कहने को 3 दिन लेकिन 3 सदी ऐसे भी दिखाई फील हो सकते हैं मार्केट में इस समय। खैर, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरे ख्याल से मार्केट में कोई पोजीशन ना कैरी करें, न्यूट्रल रहें, वो एक अप्रोच अभी भी मेरे ख्याल से ठीक रहेगी। क्योंकि इस समय कोई भी ट्रेड लेना ना गैम्बल है। आप देखिए अगले कुछ दिन बाजार आपके इस पेशेंस को टेस्ट करेगा कि क्या आप अपने उस मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड पे कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं, मैं अगले कुछ दिन तक नहीं लूँगा पोजिशनल व्यू, नहीं लूँगा। ये अगर आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपना आप पैसा बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 2-3 चीज़ें हैं, एक तो ग्लोबल सिचुएशन अभी भी क्लियर नहीं है, और दूसरा जो प्रकाश जी बहुत सही बात कह रहे थे कि अब हमारा अर्निंग सीजन जुलाई में शुरू होगा। अगले 12-13 दिन आपको ग्लोबल क्यूज़ के सहारे ही रहना है, और वो क्लियर नहीं है। एक और चीज़, शाम को यूएस फेड का डिसीजन आना है। अब पहले क्या होता था, पहले नॉर्मली आप अगर फेड के इवेंट में लॉन्ग पोजीशन लेकर जाते थे तो फ़ायदा मिलता था, क्योंकि फेड आपको डिसअपॉइंट नहीं करता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में जब से पावल साहब आए, तब से सिचुएशन थोड़ी बदली है। अब आजकल फेड के कमेंट्री के बाद, प्रेस रिलीज के बाद मार्केट में बड़ी डिक्लाइन भी आई है। तो इसके लिए अब इस समय कहना बहुत टफ होगा कि कल 100 पॉइंट का गैप अप मिलेगा या 100 पॉइंट का गैप डाउन मिलेगा। दो में से एक तो होना है निफ्टी पर, क्योंकि फेड का इतना बड़ा इवेंट है। तो इस समय उस तरीके का कोई भी ट्रेड लेना इज़ मोर लाइक गैम्बल वीरू, तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगा। और मेरा व्यू ये रहेगा कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहें अगले कुछ दिन। जी हाँ, बिल्कुल इंट्राडे रहिए, कोई पोजिशनल ट्रेड मत रखिए, और अपने काम पे फोकस कीजिए। अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं आजकल, तो वो अटेंड करिए। आजकल श्रेया एक क्लास अटेंड कर रही है, मालूम है अनुज आपको? यहाँ से श्रेया न्यूज़ कौन सी? हाँ, 3:30 पे निकल के सीधे उर्दू की क्लास में जाती हैं। कैसी चल रही क्लास आपकी है श्रेया? आपने भी नोटिस कर लिया वीरेंद्र जी। राब्ता बनाने की कोशिश कर रही थी ना आप? मैं समझ गया था तभी, है ना? राब्ता यानी उर्दू का शब्द। ये टिप्पणी अनुज जी से भी आ चुकी है। उस दिन कह रहे थे मुझे आप फीसदी का बड़ा इस्तेमाल करती हैं श्रेया। आपने भी आज राब्ता पे टोक दिया। और मेरे पिताजी वीरेंद्र जी हिंदी के अध्यापक रहे हैं, और वो भी मुझे नोटिस करते, तुम बड़े उर्दू के शब्द यूज़ करते हो। बट उन्होंने एक कविता भी अच्छी लिखी थी। हालांकि लैंग्वेज सर दोनों को हमें सम्मान देना चाहिए, चाहे हिंदी बोले या उर्दू बोले। अरे इसमें कुछ मैं एक बात बताऊं, ये उर्दू के बिना हिंदी का कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अगर आप हिंदी फिल्मों के कोई भी गाने उठा लेंगे ना, उनको अगर आप वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो अच्छा वीरू आप जानती हैं मैं कुमार विश्वास का कितना बड़ा फ़ैन हूँ। कुछ भी बात होती है तो उनकी वो कुछ कविताएं ले आता हूँ। तो एक बार वो एक कवि सम्मेलन में गए थे, वो उर्दू कवि सम्मेलन था, लखनऊ में हुआ था शायद वो। तो उसमें उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो हिंदी के कवि हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने 4 लाइनें कही थी कि ये उर्दू बज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूँ, जुबाने मुल्क की पहचाने हैं ये पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू जवा वालों, मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो ये मतलब क्या होता है कि हम जो ये लैंग्वेजेस है ना, हमारे देश की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना, हमारे देश में आपको पता है कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बहुत लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है। हिंदी भी एक नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन इस देश में एक जिसे कहते हैं ना एक राजभाषा है,
इसके अलावा इस देश में तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, सारी लैंग्वेजेस जो हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि सब लैंग्वेजेस का सम्मान करना चाहिए। जहाँ आप जाए कोशिश करनी चाहिए कि उस लैंग्वेज को सीखें, लेकिन अगर नहीं सीख पाएँ तो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। मतलब ये भी एक चीज़ है, दोनों चीज़ें हैं। मतलब मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि अगर मैं एक स्टेट में 20 साल से रह रहा हूँ तो उस स्टेट की लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर किसी कारण से मैं वो ना कर पाया और मैं तो ठीक है, एज लॉन्ग एज मैं किसी अपने ही देश की भाषा में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट इज़ फाइन। मैं अनुज जी, क्योंकि आपने वो शायरी बोली, तो मेरे पिताजी ने एक हिंदी पे कविता लिखी है बहुत अच्छी, बस 2 लाइनें मैं सुनाना चाहूँगी। और वो कहते कि मैं हिंदी हूँ, छरहड़ी हूँ, खड़ी बोली हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं अमिताभ बच्चन का संवाद हूँ, मोदी की भाषण हूँ, मैं हिंदी हूँ। और मेरी तमाम बहनें उर्दू, मलयालम, कन्नड़, मैं उनकी हूँ, वो मेरी है और मैं हिंदी हूँ। बहुत प्यारा कविता है, मुझे उतना याद नहीं है, बट 2 लाइनें मैंने सुनाने की कोशिश की। चलिए, कविता याद होनी चाहिए, अगली बार याद करके आइएगा, वरना नहीं छोड़ा जाएगा आपको, है ना? और बिल्कुल, और मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल यतीन है। हिंदी में, इंग्लिश में, गुजराती में। अभी तो मैं इशारा कर रहा था, देखिए हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, लेकिन वो कहते हैं ना मार्केट की मातृभाषा गुजराती है ना? वो पूरे कॉन्वर्सेशन में आप लोगों ने गुजराती का जिक्र नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन गुजराती को तो हम हिंदी का हिस्सा मान लें। गुजराती तो अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, गुजराती कम्युनिटी के बारे में तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको एटलीस्ट गुजरात में ये कभी नहीं होगा कि आप गुजरात में जाओ कोई आपको कहे कि गुजराती बोल। बाकी स्टेट में भले ही आपको ये हॉस्टिलिटीज फेस करनी पड़े, गुजरात में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि कोई आपको कहेगा कि नहीं तुम गुजराती बोलो, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि वो एक हमारी जो भाषा है उसी का एक, एक्चुअली वो पढ़ने में तो मतलब थोड़ा पढ़ भी सकते हैं आप उसको, है ना? चलिए खैर, लैंग्वेजेस की काफ़ी बात हो गई, अब जरा डी की बात करते हैं। और कल और जो यतिन से जानते हैं कि डीलिंग रूम से किन स्टॉक्स पर इनको फीडबैक मिल रहा है, यतिन बताइए। जी, तो 2 स्टॉक्स हैं देखिए जो फोकस में आज। खराब मार्केट के बावजूद टाइटन में आपको पिछले 1 घंटे में बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स यहाँ कह रहे हैं कि जो रिटेल स्टॉक्स हैं, चाहे वो ट्रेंट हो, टाइटन हो, डीमार्ट हो, सब जगह आपको खरीदारी का माहौल देखने को मिल रहा है। और ये काउंटर है जहाँ बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी की जा सकती है। इनफैक्ट काउंटर थोड़ा 10-20 रुपए पिछले 15 मिनट में बढ़ भी गया, लेकिन यहाँ से भी डीलर्स को लगता है बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है, मोमेंटम कल भी बरकरार रह सकता है। तो 1 से 2% के आसपास के रिटर्न्स यहाँ भी डीलर्स को दिख रहे हैं। तो 30 से 40 रुपए की अपसाइड यहाँ वो ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा केन्स टेक, ये काउंटर है जहाँ डीलर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कंपनी बहुत जल्द QIP के रोड शो कर सकती है, और यहाँ भी बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी वो सजा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 50 से 60 रुपए तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और सरप्राइजिंगली आज जून फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट लगभग 40% बढ़ा है, 5 लाख शेयर्स ऐड हुए हैं ओपन इंटरेस्ट में। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स कॉर्पोरेट एक्शन के चलते थोड़े बहुत ट्रेडिंग बेट्स ले रहे हैं। ओके, टाइटन और केन्स टेक्नोलॉजी यहाँ पे खरीदारी की राय डीलिंग रूम की तरफ से। शुक्रिया यतिन तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। शुरुआत करते हैं चंदन तापड़िया जी से। बताइए चंदन जी, क्या कैरी कर रहे हैं आप कल के लिए? बिल्कुल, मैं तो हिंदी और शब्दों में जुगलबंदी में फंस गया। 2 लाइन बोलना चाहूंगा अनुज जी। देखिए, आप जब चार्ट की बात कर रहे हो, और देखिए चार्ट बोलता है मैं बेजुबान हूँ, बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। और चार्ट को समझने के लिए भावनाओं को भी जरूरत है, यानी प्राइस और सेंटिमेंट दोनों जरूरी है। भाषा कुछ भी हो, यदि अच्छे से चार्ट देखना आता है तो वो बोल के आपको बता देगा कि मैं क्या चाहता हूँ। तो बीटीएस ट्रेड की तरफ जी बोलिए। ब्यूटीफुल चंदन, बहुत बहुत खूब बात कही आपने। बिल्कुल, बीटीएसटी ट्रेड की तरफ हम जाएं तो देखिए मैं हेवीवेट्स की तरफ ही जाऊंगा इवेंट के चलते। और मारुति एक ऐसा काउंटर है जहां पे पिछले लगभग 20 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। पिछले 4 दिन से हायर टॉप्स हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। निफ्टी ऑटो में हल्की सी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनी है, तो मारुति पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 12,500 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, 13,100 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ये इस समय चंदन जी की ट्रेड। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान है लॉन्ग साइड केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ट्रेड करे 1424 पर, स्टॉप होगा 1410 का, 14 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1450 पॉसिबल है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। देखिए मैं क्लोजिंग में 2 बजे कह रहा था कि केपीआईटी टेक पे नजर रखिएगा,
डे हाई पे, टिक बाय टिक चार्ट पे। मानस आपके कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? वीरेंद्र जी, डीमार्ट में खरीदारी करके जाएंगे क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक प्राइस ब्रेकआउट भी देने के करीब है। इंटरडे चार्ट पे तो क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है। मेरे ख्याल से डीमार्ट के फ्यूचर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 4174 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 4400 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट ये मानस जी की पिक होगी बीटीएसटी के तौर पर। आशीष कयाल जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, गोदरेज इंडस्ट्री यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है और गुंजाइश है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर आ सकता है। तो बीटीएसटी के तौर पर गोदरेज इंडस्ट्रीज को कैरी करने की राय होगी। टारगेट ऊपर में 1415 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1290 का। ओके, राजेश सातपुते जी की ट्रेड बची है। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? मुझे बहुत टफ है आज का दिन। ऑटो ही थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है, उसमें से एम मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा स्विंग मिलेगा। सुबह एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद कूल ऑफ हो रहा, तो यही एक अपॉर्चुनिटी मिली है। 3040 के ऊपर हम बाय रखेंगे। 3030 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। स्विंग का इसका कल का टारगेट होगा 31 का, 3100 का। सो एम इज अ बाय। ओके, एम इज अ बाय। चलिए, आज के लिए मतलब कल के लिए बीटीएसटी कॉल सारी पूरी हुई। एक बार बैन अपडेट बताते हैं आपको, उसके बाद वीरो के पास चलेंगे और जानेंगे कि आज की मार्केट ब्रेड कैसी रही है एफएनओ में। बैन में एक स्टॉक की एंट्री हो रही है, वो है बायोकॉन। 2 दिन से लोगों को अच्छा फंसाकर अब बैन में जाने की तैयारी करता हुआ बायोकॉन 3% नीचे आज, और यहाँ पर करीब करीब 114% पोजीशनिंग हो चुकी है। बैन से बाहर आने वाले केसेस देखिए बिल्कुल ही बॉर्डर लाइन केसेस हैं, हो सकता है ना भी आएँ, क्योंकि 80 के पास नीचे 330 पर होंगे या नहीं ये देखना पड़ेगा। लेकिन बिरला सॉफ्ट 82 पर है और इरीडा 79 पर है। बिरू, मार्केट ब्रेड कैसी रही आज की? जी अनुज, मार्केट ब्रेथ पे आते हैं, यानी लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। मीनवाइल निफ्टी करीब के 24,822 पे, यानी एटलीस्ट मिड ट्रिजेक्टरी को रीगेन करके जा रहा है। अगेन झुकाव लाल की तरफ, यानी शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग पे था। शॉर्ट कवरिंग 48 में, यानी शॉर्ट्स कवर हुई, और 31 में लॉन्ग। लॉन्ग्स कहाँ कहाँ पर थे? देखिए, इसमें लॉन्ग्स में आपको अच्छी बात है, बहुत सारे बैंक्स भी नजर आएंगे। शीट लगाइए लॉन्ग्स की, और उसमें ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, और नीचे तो बंधन बैंक भी था, नीचे खड़ा हुआ, और कुछ बैंक भी थे। लेकिन यहाँ पर 5 स्टॉक्स हैं, तो एवेन्यू सुपरमार्ट, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाइटन, ट्रेंट और यूनो मिंडा। पांचों काउंटर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुए थे। इंडस इन बैंक वॉज क्लियर कट केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आरबीएल बैंक, पेटीएम, बंधन बैंक, चोला, इन सभी काउंटर्स में आज काफ़ी अच्छा शॉर्ट कवर था। हिंदुस्तान जिंक, मैक्स हेल्थ केयर आज सिंक हुआ शॉर्ट बिल्डअप में। बायोकॉन, एनएचपीसी, एसबीआई कार्ड्स में आज सॉफ्टनेस रही, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहाँ तक लॉन्ग अनवाइंडिंग यानी जब प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें सबसे ऊपर था जिंदल स्टेनलेस, गेल, पीवी फिनटेक, मनापुरम फाइनेंस और ऑयल इंडिया। चंदन, ये ऑयल एंड गैस स्पेस पर आपका ठीक क्या है? आई मीन ओएमसीज को, ओएनजीसी को, ऑयल इंडिया को अभी आप कैसे खेल रहे हैं? आई मीन जब से ये क्रूड 75, 74, 76 की ट्रैजेक्टरी में आया है। देखिए, बिल्कुल इस पूरे सेक्टर में देखिए पिछले कुछ दिनों से काफी स्विंग देखने को मिले हैं और क्रूड में भी काफी उठापटक देखने को बनी है, क्योंकि क्रूड में भी वॉलेटिलिटी बढ़ी है, तो इन सारे काउंटर्स में स्विंग्स देखने को मिले हैं। बट ओवरऑल अच्छी बात यह है कि ब्रेकआउट के बाद में हायर बेस बन रहे हैं, चाहे आप ऑयल इंडिया की बात करें या फिर ओएनजीसी की बात करें। तो मैं स्पेसिफिक यदि मान लो ऑयल इंडिया की बात करता हूं, तो एक पॉजिटिव प्राइस सेटअप बना, उसके बाद में जो ब्रेकआउट थे वो वापस रीटेस्ट हो रहे हैं, तो हम सेलेक्टिव बाय ऑन डिक्लाइन का स्टेंस बना रहे हैं। ऑयल इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, 420 से लेके 484 तक रनअप हुआ, 2 दिन से करेक्टिव मूव आ रहा है। मेरे हिसाब से हल्का सा और डिप आता है तो 445 के हायर बेस से वापिस ये 495, 500 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ओके, ऑयल इंडिया, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं आप। अब एक काम करते हैं, मार्केट का पंचनामा, इसका एक टीजर लेकर आते हैं। श्रेया, बताइए क्या सवाल आया आज? सवाल पूछ रही हैं सुनीता जी नवीन फ्लोरीन पर, और ये स्टॉक आज 1% तेज होकर DI के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। और आप देखें, इस साल भी अब तक 44% से ज़्यादा का इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। और ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी मैं देख रही थी, तो लगातार तीसरी रिपोर्ट जो पॉजिटिव है। आपको कैसा लग रहा है, इनको क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, नवीन फ्लोरीन पहले एफएनओ का स्टॉक हुआ करता था, तो थोड़ा सा इसको हम ज़्यादा अच्छे से ट्रैक करते थे। अब ये और SRF ऑलमोस्ट सेम स्पेस में आते हैं। आई थिंक नवीन फ्लोरीन में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी जब इनका मैनेजमेंट चेंज हुआ था। अगर आप इसका आई थिंक 2 साल का चार्ट रखेंगे तो आपको आई थिंक वो स्क्रीन पर विजिबल होगा। वो पूरी की पूरी पेन से झेलने वो वाली जो मार्केट, ये देखिए
तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी इसमें। ये स्टॉक 5,000 के हाई से गिरकर करीब करीब 2800 तक आया था, वहाँ से शानदार रिकवरी आई है इसमें। श्रेया, ये स्टॉक सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं, इनमें ना आपकी टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग इन द मार्केट। नहीं, ऐसे केसेस में टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। कमोडिटी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स होते हैं, इसमें अगर आप टाइम कर पाएँ तो ये आपको बहुत अच्छे मूव देंगे। फॉर एग्जांपल 2 साल में फ्लैट है, कोई रिटर्न नहीं मिला। यही अगर आप 6 महीने में देखेंगे तो किसी ने अगर 2 साल पहले लिया था और वो बैठा रहा था, उसने ज़ीरो कमाया। 6 महीने पहले किसी ने अपॉर्चुनिटी देखी, एंटर किया, वो 36% के प्रॉफिट पे बैठा है। तो ये थोड़ा सा उस तरीके का स्टॉक है जिसमें आपको टाइमिंग आनी चाहिए। हर किसी के बस की नहीं है, तो लेकिन अभी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम में है अभी ये स्टॉक, शायद थोड़ा और चलेगा। ओके, थोड़ा और चलेगा ये राय फिलहाल। एक और क्वेश्चन रोहित अग्रवाल जी का पिक किया। वो कह रहे हैं कि टू मच ब्लॉक डील्स हैपनिंग, हैज निफ्टी मेड इट टॉप फॉर शॉर्ट टर्म एट 25,200। कौन सा स्टॉक? स्टॉक नहीं सर, वो पूछे कि निफ्टी मेड इट टॉप फॉर शॉर्ट टर्म एट 25,200। क्या लग रहा है आपको? ब्लॉक डील्स बहुत हो रही हैं हैपनिंग में, क्या व्यू? एक दिन नहीं लगेगा मार्केट को ये पूरी की पूरी चेंज करने में। आज सुबह ही एक बार के लिए लग रहा था कि वो रेंज ब्रेक हो जाएगी, है ना? हाँ। तो ये इस समय मार्केट में कुछ भी कहना बहुत बड़ी ये होगी, थोड़ा सा आई थिंक त्रुटि होगी इस समय मार्केट में। कोई लॉन्ग टर्म कोई भी व्यू लेना या कोई भी कहना कि मार्केट, मेरा ये मानना है कि हमारी मार्केट ऐसी है कि आप हर डिक्लाइन पर अगर आप ETF बाय करें तो इवेंचुअली आप बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन नियर टर्म में एग्जैक्टली कहाँ पर मार्केट आकर घूमेगा ये कहना आई थिंक बहुत टफ होगा श्रेया। ओके, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन एड्रेस करेंगे 3:35 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर CNBC आवाज़ के। तो 3:35 पर हमारे साथ जुड़िए और सभी सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कुछ और स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो जाते जाते ठीक ठाक मूव दिखा रहे हैं। टाइटन जो हम डिस्कस कर रहे थे, डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एशियन पेंट्स भी हमने डिस्कस किए। HDFC बैंक में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। एक बार HDFC बैंक रखते हैं, साथ ही एक्सिस बैंक भी रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। HDFC बैंक देखिए निचले स्तरों से रिकवर होकर डे हाई के आसपास क्लोजिंग की तैयारी। एक्सिस बैंक भी कर रहा है कारोबार डे हाई पर। HDFC बैंक बताइए गाबा सर, यहाँ पर क्या राय होगी फिलहाल? अभी जिस तरीके से इसने निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई है, 1932 पर है। देखिए ऐसा है कि इनिशियल बाय सिग्नल तो मिला है, लेकिन कंफर्मेशन मिसिंग है एचडीएफसी बैंक में। लेकिन लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए। बहुत अच्छा बेस है एचडीएफसी बैंक का, करीब 1920 और ट्रेड कर रहा है 1933। तो मतलब 1920 का कोई स्टॉप लगाकर चले तो शायद एक कल अप मूव मिलेगा। वो ब्रेकआउट मिलेगा करीब 1950 जब पार कर लेगा, फिर 1960 तक जा सकता है। अगर रिस्क लेना है तो एचडीएफसी बैंक पर लॉन्ग साइड ले सकते हैं। यस, गुड स्टॉक। और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में, डिस्क्लेमर। ओके, ठीक है। तो ये आपके पोर्टफोलियो में ये डिस्क्लेमर हो गया। अच्छा स्टॉक लग रहा है, बाई साइड की ट्रेड ले सकते हैं आप। भारतीय एयरटेल हमने डिस्कस किया था। एक बार सीमेंट स्पेस कल भी फोकस में था, आज भी हम बात कर रहे थे, प्रकाश जी ने भी इसका मेंशन किया। सीमेंट स्पेस में बाइंग फिर से देखने को मिल सकती है। अल्ट्राटेक सीमेंट रखते हैं आपके स्क्रीन पर और यहाँ पे भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिलेगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, साथ ही एक बार अंबुजा की किसी की शायद पिक भी थी शायद आज के लिए। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा लग रहा है आशीष कयाल जी? ये स्पेस आपको पसंद है क्या? और ओके, ठीक है। राजेश सातपुते जी, अल्ट्राटेक सीमेंट कैसा लग रहा है आपको? और इस पूरे स्पेस में इसके अलावा कोई स्टॉक ठीक लग रहा है? श्रेया जी देखिए, मुझे अल्ट्राटेक एंड ग्रासिम दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। दोनों अच्छे लेवल पे बैठे हैं। अगर अल्ट्राटेक की इन पर्टिकुलरली बात करें तो देखिए 11,200 इसका 200 DM है और जो क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है वो करीबन 11,380 के आसपास है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सपोर्ट बेस यहाँ पे है। तो जब तक इस सपोर्ट के ऊपर है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है यहाँ से एक स्विंग मिलना चाहिए जो करीबन 11,600 11,800 तक का रहेगा। रही बात ग्रासिम की, तो मुझे लगता है ग्रासिम का ट्रेंड अच्छा है, सपोर्ट पे बैठा है। 2,650 का स्टॉप लॉस रखे। स्विंग का इसका टारगेट होगा 2,750 का। ओके, चलिए अब हम क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 24,801, बैंक निफ्टी करीब 55,803। निफ्टी आईटी आज थोड़ा सा नुकसान में रहा, करीब 3-4% नीचे एट 39,049। आपकी स्क्रीन पे इंडस्ट्रीज है, आईटी बैकफुट पे, मिड कैप बैकफुट पे और मिड कैप पे नुकसान 0.5% का, आईटी में लगभग 3-4% का। बैंक स्टेबल थे, स्ट्रॉन्ग थे और बाकी अगर आप देखें फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स बैकफुट पे, स्लाइट इन द बैकफुट। आज कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में अगर आप देखें काफ़ी दिक्कत थी, 1% ये इंडेक्स नीचे आया और जहाँ पे पेन था वो निफ्टी एनर्जी इंडेक्स नीचे रहा। आज आईटी में पेन था और साथ ही साथ मेटल्स ये भी स्लाइड कर रहे थे, करीब 73 अंक नीचे रहे। बैंक
स्टेबल ऑटो, दिस आई थिंक सेशन क्लियरली बिलोंग्स टू ऑटो, लगभग 23,306 पे 80 अंकों पर इंडेक्स रहा। एक बार निफ्टी का ग्रेड आपके स्क्रीन पे आएगा, कहाँ कहाँ से स्ट्रेंथ आई और कहाँ कहाँ से वीकनेस। ये निसिन बैंक सुबह से टाइटन ट्रेंड, एम मारुति स्ट्रॉन्ग थे और बाकी बैकफुट पे टी से अदानी पोर्ट्स एचयूएल और JSW स्टील। मार्केट आपकी स्क्रीन पे 24,798 और बैंक निफ्टी 55,803 पे। तो एक महत्वपूर्ण निर्णायक दिन से पहले बाजार ने अपने आप को बैकफुट पे लाके खड़ा करा और उसी रेंज में, उसी दायरे में जिसमें पिछले कई सेशन से मंडरा रहा है। तो अनुज फिर मतलब कहते हैं ना, कल गड्ढा खोदेंगे, कुआं खोदेंगे और फिर पानी पिएंगे, है ना? वही करना पड़ेगा, अभी रोज़ उसी से काम चल रहा है, तो वही सही। देखिए किसी दिन तो टूटेगी ये रेंज, लेकिन अभी तो कोई इसमें लग नहीं रहा कि मार्केट उसको तोड़ने के मूड में है। जी हाँ, गुरुवार का दिन कुआं खोदेंगे, फिर एक्सपायरी का दिन है, तो सुबह सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। और याद रखिएगा, अगर कोई प्रश्न ज़रूर है आपका तो ज़रूर पूछिए। मार्केट का पंचनामा में श्रेया और अनुज के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद, अंतराल के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग में, मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।